करने जा रहे हैं एक नॉवल को 40 रूल्स ऑफ लव, जिसे लिखा है एलिफ शफ़क़ ने। तो ये नॉवल को हम डिटेल में करेंगे, इसकी समरी, इसका एनालिसिस, थीम्स, करैक्टर्स की हिस्ट्री। इसमें क्या है कि ऑथर ने 2 स्टोरीज़ को एक ही वक्त स्टार्ट किया हुआ है। एक फ़िक्शन स्टोरी है और एक रियल स्टोरी है। जो रियल स्टोरी है वो 13th सेंचुरी की है और जो फ़िक्शन स्टोरी है वो 19th सेंचुरी यानी मॉडर्न लिटरेचर की है। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे और हम जो 13th सेंचुरी की जो स्टोरी है, रियल स्टोरी है, उसका बैकग्राउंड भी देखेंगे। उसमें जो करैक्टर्स हैं रूमी और शम्स, उनको डिटेल्स में जाके देखेंगे कि जो पास्ट है, जो हिस्ट्री में उनका क्या किरदार था, तो वो सब कुछ जाके हम देखेंगे। नॉवल के अंदर उनको डिस्कस तो किया गया लेकिन उनकी हिस्ट्री नहीं बताई गई, तो इसलिए अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुश्किल होगा जब हम एनालिसिस करते हैं। तो हम करैक्टर्स को देखेंगे, करैक्टर्स के अंदर जाके डीप डिटेल देखेंगे, फिर समरी आएगी। समरी जो है ये नॉवल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज हम इसके 2 पार्ट देखेंगे। ओवरऑल नॉवल को मैंने पढ़ा है और फिर उसको एनालाइज करने जा रहा हूँ और आज हम उसके 2 पार्ट करेंगे समरी के। फिर मैं आपको थीम्स बताऊँगा। थीम्स यानी आज की इस वीडियो में हम जस्ट इसकी समरी करने जा रहे हैं और समरी के भी 2 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें भी बाकी 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में थीम्स, समरी, एनालिसिस और 40 रूल्स जो इसमें बताए हैं शम्स ने, और वो 40 रूल्स 40 डेज़ में 40 डेज़ का क्या मकसद था, ये सब कुछ चीज़ें हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो लंबी हो सकती है, आप साथ जुड़े रहें और इंतज़ार करें और ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकती है वीडियो। आप स्किप ना कीजिएगा और हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं हम राइटर के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो ऑथर एलिफ शफ़क़ एक टर्किश ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, पब्लिक स्पीकर और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो कि 15 अक्टूबर 1971 में स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में पैदा हुई। शफ़क़ आमतौर पर टर्किश, इंग्लिश और स्पेनिश ज़ुबान में महारत रखती हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्क उन्होंने इंग्लिश और ब्रिटिश ज़ुबान में लिखे हैं और इंग्लिश और टर्किश ज़ुबान में लिखे हैं और ऑलमोस्ट 90 वर्क को वो अभी तक पब्लिश करवा चुकी है। शफ़क़ के वर्क्स को 55 मुख्तलिफ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है, जिन्हें डिफरेंट लिटरेरी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। शफ़क़ ने पॉलिटिकल साइंस में PhD कर रखी है और एक एसेइस्ट के तौर पर डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स के साथ काम भी कर चुकी हैं। एलिफ शफ़क़ ज़्यादातर वुमेन राइट्स, मिनॉरिटी राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे इश्यूज़ पे भी अपनी जो है कंट्रीब्यूशन कर चुकी हैं। एलिफ शफ़क़ के वर्क्स में जो मेजर थीम्स हमें नज़र आते हैं उनमें से सबसे पहला फेमिनिज़म है। उसके कामों में हमें वुमेन राइट से रिलेटेड बहुत से इश्यूज़ पढ़ने को मिलते हैं और ना सिर्फ लिखने की हद तक बल्कि उसने असल ज़िंदगी में भी जेंडर इक्वालिटी पर बहुत ज़्यादा काम किया है, जो कि बहुत ज़्यादा एडमायरेबल है। शफ़क़ के फेमिनिज़म बेस्ड राइटिंग्स में जो मोस्ट फेमस है वो मदरहुड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी उसका एक फ़ेमस वर्क है जो कि रिमार्केबल है। उसमें दोज इन तुर्की, परसिक्यूशन ऑफ यजीदीज, आर्मीनियन गेनोसाइड्स। अनदर थीम जो कि हमें शफ़क़ के वर्क्स में प्रोमिनेंट नजर आता है वो सिटी इस्तांबुल है। इसने इस्तांबुल को मुख्तलिफ कल्चर और ट्रेडिशन के मिक्सचर के तौर पर डिपिक्ट किया है। टाइम मैगजीन में वो अपने एक ऐसे में शफ़क़ ने इस्तांबुल के बारे में कुछ इस तरह लिखा: ईस्ट एंड वेस्ट इज़ नो वाटर एंड ऑयल, they do mix, and in a city like Istanbul they mix intensely and incessantly and amazingly। शफ़क़ ने अपने वर्क में फ़िक्शन और नॉन फिक्शन दोनों जॉनरा को बयान किया है। एलिफ शफ़क़ के नोटेबल वर्क्स में जो मोस्ट फेमस हैं वो फॉलोइंग हैं: 3 Daughters of Eve, द गेज, द पास्ट ऑफ इस्तांबुल। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। द 40 रूल्स ऑफ लव जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हॉनर, 10 minutes 38 seconds इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड। तो ये था एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ राइटर। अब हम जो नॉवल है उसके इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। द 40 रूल्स ऑफ लव एक नावल है जिसे तुर्किश ऑथर एलिफ शफ़क़ ने लिखा। ये एक फ़िक्शन नावल है जो कि मार्च 2009 में पब्लिश किया गया। इसमें सूफीज़म की थ्योरी को यूज़ किया गया है, उसे बेसिकली इंग्लिश ज़ुबान में लिखा गया। इसमें टोटल 354 पेजेस हैं। इस बुक में राइटर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे शम्स तब्रेज़ एक
मिस्टिक लव के थ्रू एक स्कॉलर सूफी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस नावल में दो पैरेलल स्टोरीज के बारे में बताया गया है। इस टेक्निक को लिटरेचर में जक्सटापोजिशन कहा जाता है। Juxtaposition is the technique of placing two stories together is called juxtaposition in literature. This is basically a novel within a novel. इस नावल में एक हाउसवाइफ अहला के बारे में बताया गया है जो कि बुक पढ़ती है, जिसमें सूफी बुजुर्ग रूमी और शम्स की स्टोरी को बयान किया गया है। इस नावल में सूफीज़म की स्टोरी के ज़रिए ये प्रेजेंट किया जाता है कि कैसे अपने हार्ट को फॉलो करके स्पिरिचुअल लव को गेन किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इस नावल में हमें नज़र आता है कि हर चैप्टर की स्टार्टिंग लेटर बी से की जाती है। इसका सीक्रेट ये है कि कुरान का जो सीक्रेट है वो सूरत फातिहा में है, और सूरत फातिहा का जो सीक्रेट है वो बिस्मिल्लाह से है। तो बिस्मिल्लाह जो है वो बी से स्टार्ट होती है, इन द नेम ऑफ अल्लाह। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि ये एक ऐसा नावल है इसमें सूफीज़म के थॉट को लव स्पिरिचुअलिटी के थ्रू एक स्टोरी के ज़रिए रीडर तक डिलीवर किया जाता है, जो कि पढ़ने वालों को गौर व फिक्र करने पर इंसिस्ट करती है और डिवाइन लव का असल मतलब समझाने में हमारी हेल्प करता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी समरी की तरफ, लेकिन समरी की तरफ जाने से पहले अगर हम करैक्टर्स को देख लें तो इससे हमें हमारे लिए आसानी हो जाएगी समरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहला जो करैक्टर है, जो मेन करैक्टर है, जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी। जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें सिंपली रूमी कहा जाता है, ये 30 सितंबर 1207 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 17 दिसंबर 1273 में हुआ। ये बल्ख और अफ़गानिस्तान में पैदा हुए, इसी वजह से इन्हें बल्खी भी कहा जाता है। ये मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहा हूँ, नावल में इतना ज़्यादा इसका नहीं बताया हुआ क्योंकि हमें हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बैकग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ। रूमी जो हैं वो 13th सेंचुरी के पर्शियन पोइट थे, जिनका तल्लुक़ जो है वो फ़िक्का हनफिया से, और उनका काम मुख्तलिफ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और उसे वेरियस फॉर्मेट्स में ट्रांसपोज किया गया। इसे मोस्ट पॉपुलर पोइट के तौर पर भी डिस्क्राइब किया जाता है और यूनाइटेड स्टेट में बेस्ट सेलिंग पोइट के तौर पर फेमस हुए। इन्होंने इस्लामिक गोल्डन एज में अपनी खिदमत पेश की और रूमी ने अपने फेमस वर्क के थ्रू सूफीज़म और मुराकबा के आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। उनका ज़्यादातर काम पर्शियन में था कि उनकी कुछ वर्ड्स में टर्किश, अरबिक और ग्रीक लैंग्वेज भी यूज़ की गई। उनका मोस्ट पॉपुलर जो वर्क था वो था मसानवी। उनको कोनिया तुर्की में कंपोज किया गया, जिसे पर्शियन लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट पोम में से एक समझा जाता है। उनकी पोइट्री ना सिर्फ लिटरेचर पर्शियन में बल्कि उसके अलावा ऑटोमन, तुर्किश, चुगताई, उर्दू, बंगाली और पश्तो में भी एक ट्रेडिशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। उनके नेम के अगर हवाले से बात की जाए तो कॉमनली इंग्लिश में उन्हें रूमी के नाम से लिखा जाता है। उनका पूरा नाम उनके सुपरस्टार ने कुछ इस तरह रखा, मोहम्मद बिन अल हसैन ख़तीह बल्खी अल कुबरी। वेराज जलालुद्दीन में एक अरबिक नाम है जिसका मतलब है ग्लोरी ऑफ फेथ, जबकि बल्खी और रूमी उनकी निस्बत है जो कि बल्ख और रूम रहने की वजह से मशहूर हुए। ऑन द अदर हैंड रूमी अपने जो है सबरिक्वेंट यानी निक नेम से भी पहचाने जाते हैं, जो कि मौलाना था। वो एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है आवर मास्टर। मीनवाइल रूमी ने गज़ल्स यानी पर्शियन पोम्स को कंपोज करना शुरू कर दिया और उनको दीवाने कबीर और दीवाने शम्स उसमें कलेक्ट किया गया। रूमी के एक स्टूडेंट और कंपेनियन हुसैम ने रूमी को इस तरह की बुक्स लिखने के लिए परसुए किया जिसमें सूफीज़म की थ्योरी को थियोलॉजिकली इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद रूमी ने मसानवी के 6 वॉल्यूम्स जो हैं वो लगातार लिखे। दिसंबर 1273 में रूमी बहुत बीमार हो गया। रूमी ने अपनी डेथ को पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था। इसके बाद 17 दिसंबर 1273 में रूमी ने कुनिया में इंतकाल फरमाया। उनके फेयरवेल जनाजे में ज्यूज़, क्रिश्चियन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उनकी बॉडी को उनके फादर्स के बिसाइड में दफन किया गया और उनका एक शानदार श्राइन यानी ग्रीन टॉम बनाया गया, जिसे आजकल मौला म्यूज़ियम कहा जाता है। ये एक दरवेश का बन चुका है जिसमें मॉस्क्यू है, एक हॉल है, स्कूल्स है और जो पिलग्रिम्स के लिए लिविंग क्वार्टर्स भी शामिल हैं। अगर उनके पोइटिक वर्क की बात की जाए तो रूमी की पोइट्री को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें क्वार्टेन्स यानी रुबाइयात और ऑड्स, गज़ल वगैरह इंक्लूड हैं। उनका बेस्ट वर्क जो है वो मसानवी
यानी मुसनवी मानवी है। उनका ये 6 वॉल्यूम पोम का पर्शियन सूफी लिटरेचर में अपनी अलग जगह रखता है। उसे कॉमनली कुरान इन पर्शियन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से तनकीद करने वालों में से एक मिस्टिकल पोम, इसे क्या कहते हैं, मिस्टिकल पोम कहते हैं। उसकी तकरीबन 27,000 लाइन्स हैं और हर लाइन में राइम के साथ कॉपलेट का इस्तेमाल हुआ है। इसमें डिफरेंट मीटर्स को यूज़ किया गया है। उसके दूसरे बड़े वर्क्स में दीवाने कबीर और दीवाने शम्स तबरेज़ शामिल है, जिसे रूमी के मार्शल शम्स के नाम से रिलेट किया गया। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 35,000 कपलर्स और 2,000 जो हैं वो पर्शियन क्वार्टर्स के अलावा 90 गज़ल्स और 19 अरबिक क्वार्टर शामिल हैं। उनके प्रोज वर्क की अगर बात की जाए तो प्रोज वर्क में सबसे पहला और फेमस जो रिकॉर्ड फ़ी ही माफ़ी ही, इसमें जो है 71 लेक्चर्स और टॉक्स को रिकॉर्ड किया गया, जिसे रूमी ने वेरियस ओकेजन यानी डिफरेंट मौका पर डिलीवर किया। इस मुख्तलिफ डिसिपल्स इन्फ्लुएंस के नोट्स के ज़रिए इसे कंपाइल किया गया। सो रूमी ने डायरेक्टली इसको ऑथर नहीं किया, इसके लेक्चर्स को इंग्लिश ट्रांसलेशन को A.J. ऑरबर्सी ने डिस्कोर्स ऑफ रूमी के नाम से पब्लिश करवाया 1972 में, और दूसरी जो बुक को व्हीलर थैक्सटोन ने 1994 में पब्लिश करवाया। प्रोज वर्क में मजालिस सुबह भी शामिल है, जिसमें 7 पर्शियस सरमन्स तकरीरें शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ 7 असम्बलीज़ में बयान की गई। उन सरमन्स में कुरान और हदीथ के मुतल्लिक डीपर मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया गया और इनमें मुख्तलिफ सूफ़ी पोइट्स के जो हैं वो कोटेशंस भी शामिल हैं। मकातिब में रूमी के लिखे जाने वाले लेक्चर्स को, उनकी जो लेक्चर्स की कलेक्शन है उसको जमा किया गया और इसमें अपने फैमिली मेम्बर्स और डिसिपल्स को, उनके डिसिपल्स को लिखा। तो ये रूमी के बारे में एक ओवरऑल ब्रीफ ओवरव्यू था जो हिस्ट्री में मौजूद है और हिस्ट्री से रिलेट करता है, और रूमी का वो करैक्टर जो है वो इस बुक में भी मूव ऑन करता हमें नजर आता है, क्योंकि जो एलिफ शफ़क़ है उसने रूमी के करैक्टर और को भी उठाया है, शम्स के करैक्टर को, और साथ में वो एक फ़िक्शनल स्टोरी भी मूव ऑन करती है। तो ये फर्स्ट करैक्टर था रूमी। अब अगर हम रूमी के उस्ताद जो शम्स तबरेज़ है उसकी बात करें, शम्सुद्दीन मुहम्मद शम्स तबरेज़ एक फ़ेमस पर्शियन पोइट था जो कि 1185 में तबरेज़ ईरान में पैदा हुआ। उनको मौलाना जलालुद्दीन रूमी के स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी इंडिकेट किया जाता है। ट्रेडिशन में ये बताया जाता है कि शम्स ने रूमी को कूनिया में जो है 40 डेज़ के पीरियड में सब कुछ सिखा दिया। शम्स तबरेज़ एक फ़ेमस टीचर, फ़िलासफ़र, मोटिवेटर और पोइट भी रहे। शम्स के फादर का नाम इमामुद्दीन था। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन तबरेज़ ईरान में ही हासिल की। रूमी से मिलने से पहले शम्स तबरेज़ पूरे वर्ल्ड में प्लेस टू प्लेस ट्रैवल किया करते थे, क्योंकि एक तो वो क्या थे, कीड़े कपड़े के जो बनाने वाला होता है ना, यानी ऑक्यूपेशन क्लास है, वो क्या थे, वीवर थे। उनकी मशहूर ज़माना प्रोज बुक जिसका नाम मकालाते शम्स तबरेज़ था, यानी डिस्कोर्स ऑफ शम्स तबरेज़ था, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई। ये बुक इसने अपनी उम्र के आखिरी ईयर्स में लिखी। ओवरऑल इस बुक में जो मिस्टिकल, इस्लामिक इंटरप्रिटेशन और स्पिरिचुअल एडवाइस शामिल हैं। डेथ, एक सूफी ट्रेडिशन के मुताबिक शम्स तबरेज़ की डेथ के वजह से बताया जाता है कि वो मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें रूमी के किसी करीबी डिसिपल यानी उनके मुरीद ने कत्ल कर दिया था, जो कि रूमी और शम्स के क्लोज रिलेशन से जेलस था। बट कुछ दूसरे एविडेंस के मुताबिक उन्हें कूनिया छोड़ के चले गए और खोए में उनकी डेथ हुई, जहाँ उन्हें दफन किया गया। रूमी के लिए उस रूमी के जो बेटे थे सुल्तान वलाद ने अपनी एक तहरीर वलादनामा में लिखा है कि शम्स किसी डिटेल के बगैर कुनिया से किसी को बताए बगैर चले गए। उनका टॉम भी खोए में ही है और एक मेमोरियल पार्क में मौजूद होने की वजह से उनकी टॉम को यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज सेंटर के तौर पर नॉमिनेट किया जाता है। शम्स का जो इनकाउंटर था विद रूमी, वो उसके बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें मशहूर हैं। 15 नवंबर 1244 में ब्लैक सूट में मलबूस एक आदमी कुनिया के शुगर मर्चेंट के एक फ़ेमस इन जो है वहाँ में दाखिल हुआ। उसका नाम शम्स तबरेज़ था। ये ख़ुद एक ट्रैवलिंग मर्चेंट बताता था। हाजी बख्श की जो मकालाते बुक में बताया जाता है कि शम्स कुनिया में कुछ तलाश करने के लिए आया था। एक दिन रूमी एक बुक स्टॉक के आगे खड़े होकर कुछ रीड कर रहे थे। शम्स तबरेज़ वहाँ से गुजर रहा था और रूमी से पूछने लगे, व्हाट आर यू डूइंग? रूमी ने रिप्लाई दिया, समथिंग यू कांट अंडरस्टैंड,
ये सुनने के बाद शम्स ने बुक्स का सारा स्टॉक पास ही वाटर पूल में गिरा दिया। रूमी जल्दी से बुक्स को रेस्क्यू करने के लिए बढ़े और पानी की तरफ देखा तो तमाम जो बुक्स थी वो बिल्कुल ड्राई थी। वो एकदम सरप्राइज हो गया। फिर रूमी ने शम्स से पूछा, व्हाट इज़ दिस? ये क्या माजरा है, आपने ये कैसा किया? शम्स ने जवाब दिया, दिस इज़ व्हाट यू कांट अंडरस्टैंड। और ये एक वर्जन है और दूसरे वर्जन में ये भी कहा जाता है कि उनका फर्स्ट इनकाउंटर इस तरह हुआ था कि वो जो शम्स थे उनको जो नावल में बताया गया कि शम्स था, उन्होंने बहुत दुआएं वगैरह की थी, दुआ की थी कि मेरा जो एक कंपेनियन हो जाए। तो वो इस सिलसिले में कुनिया गए थे। कुनिया में जाकर शम्स ने रूमी से क्वेश्चन किया एक कि दो एक थे बायजीद बुस्तामी और दूसरे हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर कौन है? तो रूमी ने कहा ऑब्वियसली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट हैं। बायजीद बुस्तामी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। तो जो शम्स थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो बायजीद बुस्तामी हैं उन्होंने कहा था कि खुदा मेरे अंदर है, ठीक है, मुझे सारा नॉलेज मिल चुका है। और जो हमारे प्यारे नबी थे उन्होंने कहा कि वो अल्लाह से फ़रियाद की थी कि काश मैं आपको समझ सकता जितना मैं आपको समझना चाहता हूँ, ये वो। तो कैसे कह सकते हैं कि आप जो हैं वो बायजीद बुस्तामी छोटे हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? तो रूमी ने रिप्लाई दिया कि जो बायजीद बुस्तामी थे उनका जो नॉलेज गेन करने का जो लिमिट थी वो पूरी हो चुकी थी। हर बंदे के पास एक कप ऑफ होता है जिस जो नॉलेज का होता है, तो वो उनका वो पूरा हो चुका था। लेकिन हमारे जो प्रॉफिट हैं उनका जो नॉलेज गेन करने की, नॉलेज हासिल करने की जो लिमिट है वो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा पावर दी हुई थी, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो इस जवाब से वो जो थे शम्स बहुत मुतमिन हुए और वहाँ से चले गए। और ये इस तरह उनका फर्स्ट इनकाउंटर हुआ था। और यहाँ पे जो है वो दोनों ने एक दूसरे को बोक किया था, झुक कर सलाम किया था, जो कि रूमी के शागिर्दों के लिए एक नाकाबिल यकीन चीज़ थी। और वो इससे बहुत ज़्यादा यानी कि हैरान हुए थे, क्योंकि रूमी ने कभी भी ऐसे पहले किसी को झुक कर सलाम नहीं किया था। स्टोरी के अंदर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो एला रबिन्सटन का है। एला एक हाउसवाइफ है जो कि इस नावल के प्रोटैगनिस्ट में इंक्लूड होती है। इसके थ्रू इस नावल में मौजूद स्टोरी को जो है वो नरेट किया गया है। वाइल उसकी एक हैप्पी फैमिली और एक हार्ड वर्किंग हस्बैंड है, बट वो अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग फील करती है। अपने जो है मार्शल रिलेशंस के बेस पर उसके नज़दीक लव जैसी कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ किसी भी रिलेशन की स्टार्टिंग में फ़ील होने वाला एक मामूली सा इमोशन है जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। एज ए मदर एला की लाइफ एक डोमेस्टिक लाइफ बन चुकी है। उसके बच्चों के नाम जेनिट, ऑर्ली और एवी हैं, जिनकी देखभाल में वो अपना ज़्यादातर टाइम गुजारती है। लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहती है। अपने हस्बैंड से परमिशन और हेल्प के साथ उसने एक लिटरेरी एजेंट के असिस्टेंट के तौर पर जॉब करना स्टार्ट कर दिया। इस दौरान एला को एक बुक स्वीट ब्लास्मी उस पर रिव्यूज़ देने के लिए उसको रीड करने का मौका मिला, जिसको पढ़ने के बाद एला को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में लव के इमोशंस की कमी बढ़ती जा रही है। जब उसने अपने और अपने हस्बैंड के दरमियान लव और उस बुक में मौजूद कैरेक्टर में मौजूद जो है इमोशन और लव को कंपेयर किया, तो उसको एहसास हुआ कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग। उसके बाद एला का अपना जो पैशनलेस मैरिज में इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होता गया। वो इस बुक के ऑथर अजीज़ से बहुत इंस्पायर हुई। एला अपना जो है वो लेट 30s में पहुंच चुकी है और उसने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन कर रखी थी। वो पेशे के एतबार से एक जो है क्रिटिक बनना चाहती थी। उसने 20 साल अपनी शादी के बाद एक हाउस वाइफ के तौर पर गुजारे, लेकिन अब बच्चों के कॉलेज स्कूल जाने के बाद फ़ारग नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने जॉब करने का फ़ैसला किया था। इस तरह एक बुक का एनालिसिस करते और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी एनालिसिस करने लगी। उससे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी लव और इमोशंस की कमी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास स्टोरी में है वो अजीज़ का है, द आथर ऑफ स्वीट ब्लास्मी। इस नॉवल में एला जिस बुक स्वीट ब्लास्मी का क्रिटिकल एनालिसिस करने की गर्ज से उसको रीड करती है, उस बुक के ऑथर का नाम AZ ज़ाहरा है, यानी अजीज़ ज़ाहरा। ये अजीज़ कंटिन्यूसली सफ़र में रहता है और वो अपने आप को एक सूफ़ी यानी दरवेश कहता है। उस बुक को पढ़ने के बाद एला को अजीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। जो एला है वो, मैं आपको समरी में इसकी डिटेल बताऊंगा कि वो अजीज़ के साथ किस तरह अटैच हुई, क्योंकि एला को अपनी लाइफ जब वो अपनी लाइफ का एनालिसिस करती थी तो उसको कुछ चीज़ों में मिसिंग्स लगती थी। तो वो अजीज़ ज़ाहरा को यानी कि ना एला जो अजीज़ है उसको मेल करती है और उससे अपनी जो
परेशानियाँ हैं उसको डिस्कस करती है और फिर इस तरह उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है और वो एला जो है उसके साथ अटैच होती जाती है। एट लास्ट इन दोनों की जो है मुलाकात होती है। एला उसे अपने जज्बात इमोशन के बारे में बताती है और उसे कहती है कि वो अजीज़ के साथ हॉलैंड में सेटल होना चाहती है, क्योंकि मीनवाइल इस दौरान जो डेविड है वो मेल्स वगैरह पढ़ लेता है और उनकी डाइवोर्स हो जाती है। तो जो एला है वो अपने हवन को छोड़ के उसके साथ चली जाती है। तब जो है वो अजीज़ से बताता है कि वो 16 मंथ ज़िंदा रह सकता है क्योंकि उसे कैंसर है, लेकिन एला उसके साथ रहने पर इंसिस्ट करती है। फिर वो दोनों पूरे वर्ल्ड में घूम कर इंजॉय करते हैं। ये 16 मंथ गुजारते हैं और उसके बाद अजीज़ की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है एला वापस नहीं आती बल्कि उसी अपनी लाइफ को कंटिन्यू करती है और जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करने निकल जाती है। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो डेविड का है। डेविड एला का हस्बैंड है और ये एक रिस्पॉन्सिबल हार्ड वर्किंग मैन है। रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते लेकिन हार्ड वर्किंग है, जो कि अपनी फैमिली की सारी नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है। ये डेंटिस्ट होता है पेशे के एतबार से, लेकिन ये अपनी एला जो अपनी वाइफ है उसके साथ जो टर्म्स उसके अच्छे नहीं होते, उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। मीनवाइल उनके रिलेशन में ट्रू लव नहीं होता, जिसका एहसास एला को काफ़ी अर्से बाद होता है। यानी वो एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन उनमें जो लव था, जो डिवोशन थी वो नहीं थी और ये एला को कई बार महसूस हुआ। वो एला डेविड से डिवोर्स लेकर इसके साथ अपनी लाइफ गुजारने का डिसीजन ले लेती है। उसके बाद जेनिट, ओली एंड एवी, ये तीनों जो हैं वो एला और डेविड के बच्चे हैं। इनमें जेनेट सबसे बड़ी है, डॉटर है और कॉलेज जाती है, जबकि एवी और ओली दोनों ट्विन्स हैं और स्कूल जाते हैं। जो जेनिट है वो उसका अफेयर है कॉलेज में किसके साथ और वो उससे शादी करना चाहती है। ये थ्रू आउट आपको स्टोरी पर चलेगा कि जेनिट का अपनी माँ के साथ किस तरह के मसले मसाइल चल रहे थे। अब हम बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ, अपनी समरी की तरफ। लेकिन समरी से पहले नावल में प्रोलॉग दिया गया है। प्रोलॉग में क्या बताया गया है कि अगर एक नदी हो, नदी को कंपेयर किया गया है रिवर के साथ। तो अगर एक नदी है उसमें अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें जो पत्थर है उसके जो लहरें हैं वो काफ़ी देर तक बनती रहेंगी। इसी तरह जो दरिया है उसमें अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो महसूस भी नहीं होगा और वो निकल जाएगा। तो इसको किस से कंपेयर किया गया है? इसको लव के साथ हम कंपेयर किया गया है, डिफरेंट पर्सन्स के साथ। कि एक बंदा है उसके ज़िंदगी में लव है ही नहीं, ठीक है, तो उसको जब आप एक लव वाला एक सिचुएशन क्लियर करेंगे तो वो इस चीज़ के बारे में बहुत सोचेगा, ठीक है, और इजीली मूव ऑन नहीं करेगा। लेकिन एक बंदा जो यूज टू हो चुका है, जो इस तरह के जिसके साथ उसके हो चुके हैं, तो उसके लिए अगर आप लव लेके आएंगे तो वो उसको फील नहीं होगा। इसके अलावा इस प्रोलॉग में एला रॉबिन्सन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है, जो कि एक हाउसवाइफ और 3 बच्चों की मदर है और एमलेस पैशनलेस लाइफ गुजार रही है। ये लेट 30s में दाखिल हो चुकी है और उसकी शादी को 20 साल का अर्सा गुजर चुका है। एला का ये बिलीव है कि लव की पोजीशन इस लाइफ में जो है वो सेकेंडरी है और ये सिर्फ मूवीज़ और रोमांटिक बुक्स में ही पाया जाता है। इस प्रोलॉग स्टार्टिंग में जो एला है अपने हस्बैंड के साथ है और अपनी लाइफ को तकरीबन कंप्लीट महसूस करती है। बस वो अपने अंदर एक कमी सी महसूस करती है कि वहाँ पे जो है उसको लगता है कि लव की कोई जगह नहीं है ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन वो एक दूसरे को पूरा टाइम वगैरह देते हैं। लेकिन एला ये भी डिस्कस करती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ फेथफुल नहीं रहा। एला की ज़िंदगी उस वक्त चेंज नज़र आती है जब एक दिन लंच के दौरान उसकी डॉटर जेनेट उन सबको ये बताती है कि वो इंगेज्ड है और किसी कॉलेज के फेलो को पसंद करती है। और ये अनाउंसमेंट सुनकर एला अपने लव डिसअपॉइंटमेंट और उसको इस चीज़ का एहसास होता है। मीनवाइल जो एला है वो उसको अपने बॉस की कॉल होती है कि स्वीट प्लास्मी को रीड करके उसका क्रिटिकल एनालिसिस करे। ये उसका सबसे पहला टास्क था जो कि उसे करना था। ये जॉब उसे अपने हस्बैंड की फेवर से मिली थी और क्योंकि वो फारग थी और वो फारग रहने से ज़्यादा काम करना पसंद करती थी, तो ये जॉब उसको मिली थी। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन प्लॉट और समरी की तरफ। एज वी नो दैट दिस इज़ अ फिक्शन, एक तरह से ये फिक्शन भी है और नॉन फिक्शन भी है। फिक्शन इस तरह की एक स्टोरी जो इसमें है वो रियलिटी पे है और दूसरी जो है वो फिक्शन स्टोरी है। तो इस नावल के अंदर एक और स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है जिसे एला रीड करती है, जिसकी वजह से उसकी इंटायर लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। एला इस बुक यानी स्वीट ब्लास्मी को रीड करना स्टार्ट होती है। ये बुक जो है उसे एज़ेड ज़हरा ने लिखा होता है। अकॉर्डिंग टू सूफीज़म कुरान मजीद का जो सीक्रेट है वो सूरत फातिहा में है और सूरत फातिहा का सीक्रेट बिस्मिल्लाह में है और बिस्मिल्लाह का सीक्रेट लफ्ज़ बी में है और बे के नीचे मौजूद एक डॉट जो है तमाम यूनिवर्स को प्रेजेंट करता है
इसी वजह से जो यानी जो मौलाना रूमी थे उनके जो मसनवी मानवी उनकी बुक थी उसका हर बाब का चैप्टर जो है वो बी से स्टार्ट हुआ है। इसीलिए राइटर ने इस नावल का हर चैप्टर जो है वो बी से स्टार्ट किया है। इस नावल के बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो शम्स और रूमी जी की ये स्टोरी जो है वो 13th सेंचुरी की है, जो लव और सूफीज़म पे बेस्ड करती है। और दूसरी तरफ जो स्टोरी है वो मॉडर्न लिटरेचर की है, जिसमें एला का डिवोशन ऑफ लव और अजीज़ की जो कन्वर्सेशन है, जो उनकी कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एला जो है वो अपने घर में अपनी एक सेटल लाइफ गुजार रही होती है, वो अपने बच्चों के साथ वो ठीक होती है, मतलब एक तरह से अपने अंदर उसको कमी सी महसूस होती है किसी चीज़ की, लेकिन वो ऊपर से अपने फैमिली में ठीक होती है, एडजस्ट होती है, प्रॉपर अपना टाइम बच्चों को देती है। और अब उसने एक नावल वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जो उसके हस्बैंड की रेफर से उसको मिला था। और उसका जो हस्बैंड है डेविड वो डेंटिस्ट है, और उसकी जो बड़ी बेटी जेनेट है वो स्कूल कॉलेज में जाती है। दो छोटे जो ट्विन्स हैं वो स्कूल जाते हैं। तो एक दिन खाने के मेज़ पे जो जेनेट है वो ये ऐलान करती है कि वो अपने जो है वो बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाह रही है, जिस पे उसकी माँ जो है वो गुस्सा करती है और उसको मना कर देती है कि वो शादी नहीं कर सकती। वो अलबत्ता उसके साथ रिलेशन में रहे ये ठीक है, टाइम दे, लेकिन वो शादी के बारे में क्या जानती है, यानी गुस्सा करके मना कर दे। लेकिन जिस पे जेनेट जो है वो ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि नहीं तो आपको लव के बारे में क्या पता, यानी उसको फील कराती है कि उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। उसके बाद इवेंट्स और मूव ऑन होते हैं। दूसरी तरफ जो स्टोरी बताई गई है वो शम्स की है। शम्स जो होता है वो अपने एक कंपेनियन की तलाश में होता है। वो वर्ल्ड टू वर्ल्ड टूर करता है और एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाता है और सर्च करता है, एक कंपेनियन की तलाश में होता है जिसको वो अपना तमाम नॉलेज जो उसने गेन किया है वो डिलीवर कर सके। इस सिलसिले में वो बहुत ज़्यादा दुआएं वगैरह भी करता है कि खुदा से मदद मांगता है कि मेरा जो नॉलेज है वो वेस्ट ना जाए, मैं किसी को डिलीवर कर सकूं ताकि वो आने वाले लोगों को मैं जो है इस नॉलेज के ज़रिए रहनुमाई दे सके। तो वो बहुत ज़्यादा दुआ वगैरह भी करता है और उसको विज़न होते हैं, उसको ड्रीम नहीं आते, उसको विज़न होते हैं, उसको एक आने वाली चीज़ों का पता होता है। वो उसके अलावा ड्रीम्स वगैरह बताता है, ड्रीम की तबीर बताता है, लोगों का चेहरा पढ़ सकता है, हाथ देख के बता सकता है लोगों के, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं करता। वो जस्ट सिर्फ क्या होता है उनके ड्रीम्स की प्रेडिक्शन करता है। एक दफ़ा क्या होता है कि जो तबरेज़ होता है वो एक सराय में क़याम करता है और वहाँ पे मालिक जो है वो कहता है कि ओ दरवेश, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम मेरे जो है वो सराय में पे कर सको? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की तबीर बता दूंगा और तुम उसके बदले मुझे रहने दो। तो वो उसको बताता है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी, क्योंकि वो क्या होता है कि जो सराय का मालिक होता है उसकी बीवी की डेथ हो चुकी होती है और उसको लगता है कि वो उसका बीवी का कातिल है, यानी ज़िम्मेदार है। तो वो उसको बताता है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। इस दौरान क्या होता है कि जो ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके दौरान क्या होता है कि जो शम्स होता है उसको एक विजन आता है कि कोई उसको कत्ल कर रहा है और साथ में एक आवाज़ भी आ रही होती है, कोई इसको पुकार होता है, शम्स, ओ मेरे शम्स तुम कहाँ गए? इस तरह करके उसको तबीर आती है। तो वो उठ के परेशान हो जाता है और सोचता है, इस बारे में सोचता है। इस दौरान उसे एक आवाज़ आती है, एक विजन आता है कि तुम्हें अगर कंपेनियन की तलाश है तो बगदाद चले जाओ। तो वो उठकर बगदाद चला जाता है जहाँ वो बाबा ज़मान से मिलता है। इस दौरान शम्स बताता है कि जब वो बचपन में छोटा बच्चा था तब उसको विजन आना स्टार्ट हो गए थे और वो अपने घर वालों से डिस्कस करता है, अपने वालिदैन से डिस्कस करता है, तो वो उसको रोकते हैं और कहते हैं कि किसी को, क्योंकि वो उसने अपने बाकी सबसे पूछता है कि क्या तुम सबको भी ये चीज़ें आती हैं, तो वो इनकार करते हैं। और गाँव वाले बहुत से लोग अब मिल के इसके शम्स के वालिदैन के पास आ गए थे कि आप अपने बच्चों को समझाओ, ये हमारे बच्चों को डराता है। तो उसके वालिदैन ने इसको समझाया था कि ये सब चीज़ें जो हैं वो बतानी नहीं चाहिए, अगर तुमको कुछ ऐसा आता भी है तो बाहर ना बताओ किसी को भी। तो ये चीज़ें वो डिस्कस करता है कि हर इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इन चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। और इस दौरान वो जो है वो बगदाद चला जाता है और जहाँ वो दरवेशों का नवाइस उसके अंदर जो है वो रहता है, वहाँ पे उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। इस दौरान क्या होता है कि दूसरी तरफ जो एला है वो बताती है कि उसकी जो लाइफ है, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो नाराज़ होकर चली गई थी, घर छोड़ के चली गई थी। और इस दौरान इसने क्या किया, एला ने अपनी बेटी का जो बॉयफ्रेंड था उसको कॉल की, उसको कहा कि तुम जो है मेरी बेटी के साथ रिलेशन तो रखो, लेकिन तुम लोग अभी शादी नहीं कर सकते, तुम बच्चे हो, इस तरह करके समझाया, जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने एला की बेटी यानी जेनेट को बता दिया। और इस बात पे जेनेट जो है उसके नाराज़ हो गई और उसको घर छोड़ के चली गई। और डेविड भी फ़ोन करके एला से गुस्सा होता है
और उसको जो है वो काफ़ी डांटता है। ये काफ़ी एला जो है वो काफ़ी डेस्परेट होती है और इस दौरान वो क्या करती है कि वो नॉवल रीड कर रही होती है स्वीट ब्लास्मी। वो स्वीट ब्लास्मी के जो ऑथर है उसका एड्रेस पढ़ती है, AZ ज़हरा, और गूगल पे जाके सर्च करती है तो उसको AZ ज़हरा का ईमेल मिल जाता है। तो वो उसको मेल करती है, उसको मेल करके उससे बताती है कि मैं तो एक तुम्हारी बुक पढ़ रही हूँ, और दूसरा ये बताती है कि अपनी सिचुएशन बताती है, जिस पर जो अजीज़ है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है विद अ गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। और उसके बाद जो है वो एला अपनी बेटी जेनिफर से जो है वो एक्यूज़ करती है, उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम अपनी लाइफ मैंने जो बात की थी वो भी ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और इस दौरान क्या होता है कि जो उसकी बेटी जेनेट है वो उसे माफ़ कर देती है और वो वापस घर लौट आती है। और इस दौरान क्या होता है, नॉवल के अंदर एक सीन बताया गया है कि एक किलर होता है जो परेशान होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने अभी किसी एक ऐसे इंसान को मारा था जिसकी आंखें उसकी तलाश में हैं। तो वो परेशान होता है कि कुछ दिन पहले उसके पास एक टास्क आया था जिसमें लोगों ने कहा था कि कुछ 2-3 लोग आए थे और कह रहे थे कि एक आदमी को मारना है, क्योंकि वो कातिल था, वो बहुत पेशेवर कातिल था, पैसे लेकर लोगों को मारता था। तो उसने उनसे मिला और बात की। वो लोग एक कह रहे थे कि एक बुज़ुर्ग दरवेश को मारना है। जब उसने दरवेश का सुना तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो कातिल था, पेशेवर कातिल था, लेकिन कभी उसने किसी दरवेश को नहीं मारा था, खुदा से सीधे साधी उसने दुश्मनी नहीं की थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 2 गुना 3 गुना 4 गुना पेमेंट इनाम देंगे। तो वो इस बात पे राज़ी हो गया कि वो उसको मार देगा। तो ये किलर की बताया गया। नॉवल के अंदर डिफरेंट करैक्टर हैं जिनके ज़रिए स्टोरी जो है मूव ऑन कर रही है। पहले एक नवाइस की स्टोरी बता रहे हैं, फिर आगे जैसे किलर की स्टोरी बताई है, आगे बैगर आएगा उसकी स्टोरी है। तो ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं जिनमें डिफरेंट स्टोरी बताई जा रही हैं, जिनके ज़रिए हमें नॉवल के अंदर मौजूद जो सिचुएशन है उनका पता चल रहा है। तो ओवरऑल ये सारा सीन चल रहा है, डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उनको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ समरी के अंदर। फिर नॉवल के अंदर हमें एक नवाइस की स्टोरी बताई गई है, यानी एक ऐसा इंसान जो अभी इस पेशे में, इस काम में बहुत न्यू था। नवाइस का मतलब होता है कि जो न्यूली कुछ काम स्टार्ट करने वाला। तो वो उसको दरवेश बनना था, उसको सूफ़ी बनना था। तो उसके वालिदैन ने उसको वहाँ पे बाबा ज़मान के पास छोड़ा हुआ था और वहाँ से वो जो है वो सीख रहा था, दरवेश बन रहा था। और वो बताता है कि जो दरवेश की लाइफ है वो बहुत मुश्किल थी, बहुत टफ़ होती है। जो वहाँ पे उसको जब स्टार्टिंग में वो गया था तो उसको ऐसे कमरे में रखा गया जो जहाँ पे ना सही से बंदा खड़ा हो सकता था, ना लेट सकता था। वहाँ पे वो सिखाते हैं कि सबसे पहले इंसान जो है अपने नफ्स पे कदम रखे, उसके बाद जो है वो दूसरी लाइफ में जो है वो इंटर करता है। तो इस तरह की चीज़ें, उसको उठ के सबके लिए खाना तैयार करना पड़ता था, सबसे पहले उसको उठना पड़ता था, सबके सोने के बाद वो सोना था, यानी एक प्रॉपर ट्रेनिंग करते थे और जो उसको दरवेश बना दी थी, क्योंकि वो हार्डशिप से ही जो है वो सीखता है। फिर वो बताता है कि वहाँ पर एक दिन क्या होता है कि वो देखता है कि शम्स आता है और वो शम्स की वो लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं। वो एक प्रॉपर जो है वो दरवेश होता है, बाबा ज़मान के दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है। और इस दिन और फिर क्या होता है कि एक लेटर आता है। लेटर में क्या होता है, लिखा होता है कि जो एक आदमी है, एक स्कॉलर है, उसको अपने लिए कंपेनियन की ज़रूरत है। तो बाबा ज़मान सबको अपने गिर्द बिठाता है और पूछता है कि कौन है जो जानना चाहता है। सब अपना हाथ खड़ा करते हैं। बाबा ज़मान देखते हैं कि जिनमें शम्स ने भी हाथ किया खड़ा हो गया होता है, मैंने भी किया होता है। तो बाबा ज़मान कहते हैं कि ये जो सफ़र है ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो है वो सिर्फ़ जाने का रास्ता है, वापस आने का रास्ता नहीं है। इसमें आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है, ख़त्म भी हो सकती है। मेबी आप वापस ना हो तो फिर दोबारा पूछता है अब कौन है जो जाना चाहता है। तो क्या होता है कि सब हाथ जो है वो डाउन कर लेते हैं सिवाय एक शख्स के, और वो कौन होता है, शम्स। तो बाबा ज़मान कहते हैं अच्छा ठीक है, और फिर वो जो है वो लिफाफा बंद कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में शम्स के थ्रू स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है। शम्स के थ्रू में बताया गया है कि बाबा ज़मान जब वो लेटर बंद कर देते हैं तो जो शम्स जो है वो उनसे पूछता है कि मुझे नाम और पता बता दें, क्योंकि उसने दुआ ही इस चीज़ की होती है कि मुझे एक कंपेनियन मिल जाए जिसको मैं ज़्यादा जाके अपना नॉलेज डिलीवर कर सकूँ। लेकिन बाबा ज़मान नहीं बताते, वो कहते हैं कि नहीं अभी वेट करो, 3 मंथ ये स्प्रिंग का सीज़न गुजर जाए फिर बताता हूँ। तो वो बहुत मुश्किल से वो 3 मंथ गुजारते हैं।
उसके बाद वो दोबारा जाते हैं उनके पास, क्योंकि दोबारा बैठक बुलाई जाती है। तो बाबा ज़मान दोबारा बुलाते हैं और पूछते हैं कि अब कौन है जो जाना चाहता है। तो दोबारा सिर्फ शम्स तबरेज़ का हाथ खड़ा होता है। बाबा ज़मान उसे कहते हैं कि अच्छा रुक जाओ, अभी ये जो ख़ज़ां का मौसम है वो गुजर जाए। इस तरह करके वो 1.5 साल जो हैं वो उनको कहते हैं तुम वेट करो। 1.5 साल के बाद जब दोबारा जाते हैं तो फिर वाकई वो कहते हैं कि हमने जो है वो डिफरेंट टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम दिया तुम लोगों को, ठीक है, समझने के लिए, लेकिन जो शम्स हैं वो ही जाना चाहते हैं। तो फिर वो शम्स को जो है वो बता देते हैं कि कोनिया में जाके तुमने रूमी से मिलना है। और फिर वो बाबा ज़मान जो हैं वो शम्स को 3 चीज़ें देते हैं और कहते हैं कि इन 3 चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। एक तरफ एला जो है उसकी लाइफ मतलब एक तरह से ठीक हो चुकी होती है और उसका जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी होती है अज़ीज़ के साथ। ऑन द 14th बर्थडे, या जब वो 40 साल की हो चुकी होती है, तो वो अपनी बर्थडे पे अज़ीज़ को बताती है कि मैं अब 40 साल की हो चुकी हूँ और मेरा बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ चुका है। जिस पर अज़ीज़ उसको रिप्लाई करता है कि 40 एक बहुत बड़ा अच्छा हिस्सा है। इस तरह वो एलेबोरेट करता है कि 40 अल्लाह के नबी जो थे वो 40 साल की एज में उनको जो है वो नबूवत मिली थी। इसके बाद जो जो 40 है वो जब आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स पैदा होती हैं तो ख़ुद को 40 दिन के लिए जज करना चाहिए। अगर आपके दिल में 40 दिन के अंदर दोबारा फीलिंग्स हों तो आप लव में हैं। दूसरी बात वो कहता है कि आपको 40 रूल का नहीं पता जो शम्स ने कहे, और 40 दिन में ही शम्स ने वो रूल जो हैं वो किन को पढ़ाए थे, रूमी को पढ़ाए थे। तो 40 जो है वो बहुत अच्छा और मुतबर फिगर है, इसको बुरा ना समझें। तो इस तरह करके ना जो उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी होती है, वो दोनों काफ़ी अरसे तक एक दूसरे गैप कर जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से जो है वो अपने इमोशंस को रिलेट जो है डिस्कस करते रहते हैं। जो एला है वो अपना अक्सर काम काज करते वक्त लाइक ईमेल्स करती रहती है, अपने दूसरे काम के ऊपर इसे प्रायोरिटी देती है और अज़ीज़ के बहुत क्लोज़ होती जा रही है थ्रू ईमेल्स को, एक दूसरे से डिस्कस करते जा रहे हैं चीज़ों को और वो और क्लोज़ होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्टोरी बताई गई है शम्स की, उसमें दिखाया गया है, ये नावल के अंदर जो स्टोरी है मैं उसको आपकी समराइज़ करके आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि शम्स जो है वो कोनिया चले जाते हैं। कोनिया में जाके वो रूमी से मिलने से पहले वो जायज़ा लेते हैं कि रूमी की हालत क्या है। वो एक जाते हैं जहाँ पे एक हॉर का अड्डा होता है, यानी प्रोस्टिट्यूट का, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक बाग है जो बहुत खूबसूरत है और वहाँ पे नायिका को कहते हैं कि वहाँ तुम्हारे जिसने ये बाग लगाया ना, वो उस लड़की के दिल में खुदा के लिए मोहब्बत है, तो जब वो मोहब्बत बाहर निकलेगी, वो खुदा के रास्ते में काम करना स्टार्ट करेगी, तो तुम उसको रोकना मत। फिर वो जाते हैं जब एक जुमा हो रहा होता है, जुमे का खुतबा हो रहा होता है, तो वहाँ पे ना कुछ लोग जो होते हैं वो एक लड़की को मार रहे होते हैं कि उसने वो जुमे के अंदर आई, मस्जिद के अंदर आई। तो जो दरवेश लड़की को रेस्क्यू करता है और इस तरह 1-2 और इंसिडेंट होते हैं जिसमें वो एक ड्रंक मैन को उसके घर छोड़ के आता है जब उसी को बहुत सारे लोग मार रहे होते हैं। और इस तरह वो क्या करता है कि वो उसकी मुलाकात होती है रूमी के साथ इनकाउंटर होता है और रूमी से वो क्वेश्चन करता है कि वो जो क्वेश्चन जो मैंने आपको कैरेक्टर्स के दौरान बता दिया था कि बायज़ीद बुस्तामी जो थे वो ज़्यादा अपर लेवल पे थे या हमारे प्रॉफिट, तो जिस पे रूमी उसको आंसर करता है, उनकी आपस में मुलाकात हो जाती है। उसके बाद जो रूमी है वो उनको अपने घर लेके जाते हैं और वो लाइब्रेरी में बैठ के 40 दिन में वो अपने तमाम जो रूल्स हैं वो उनके 40 रूल्स होते हैं, जिन जो लाइफ गुजारने के 40 रूल्स होते हैं, जो मैं आप इस वीडियो के एंड पे डाल दूंगा, जो आप समझ लीजिएगा। वो 40 दिन में रूमी को समझा देता अपने 40 रूल और अपना तमाम ऑलमोस्ट इल्म जो है वो उसको समझा देता है। अब रूमी के 2 बेटे होते हैं, एक वल्लाद होता है और एक अलाउद्दीन होता है। तो जो वल्लाद है वो तो समझदार है, लेकिन जो छोटा बेटा है वो शिकार पे गया होता है। जब वापस आता है तो उसकी जो सौतेली वालदा होती है वो उसको बताती है कि एक बुज़ुर्ग हैं, इस तरह तुम्हारे वालिद के कंपेनियन हैं, तुम्हारे वालिद ने छुप कर उनको बोक किया, यानी उनको सलाम पेश किया, जो कि अनप्रडिक्टेबल था और वो लोग समझने से कासर थे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि कभी भी रूमी ने ऐसा कभी नहीं किया था। तो वो लोग बड़े हैरान होते हैं और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसका बाप जो है वो सरगोशी में बात कर रहा है लाइब्रेरी में बैठ कर। तो वो परेशान होकर सुनता है कि क्या बातें हो रही हैं, लेकिन 40 दिन के अंदर उसके बाप ने कहा था कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो लाइब्रेरी में बैठते थे, सिर्फ सुबह को हल्का सा नाश्ता करते थे और रात को बकरी का दूध पीते थे
और ज़्यादा टाइम वो लाइब्रेरी में जो है वो शम्स तबरेज़ के साथ जो है वो गुजारते थे। और 40 दिन के अंदर जो है वो तमाम नॉलेज जो है जो शम्स तबरेज़ का था उसने डिलीवर कर दिया रूमी को। और रूमी जो है वो और चाहता था कि वो उसको और जो है नॉलेज दे, उसके साथ और टाइम स्पेंड करे। लेकिन जो तबरेज़ थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम्हें अपने शागिर्दों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को टाइम देना है, क्योंकि तुम्हारा जो छोटा बेटा है वो उसकी जो नीयत है, वो तुम्हारा बड़ा बेटा तो समझदार है लेकिन छोटा बेटे जो है वो नहीं चाहता कि ऐसे तुम टाइम गुजारो, किसी को दो। रूमी के दो बेटे होते हैं, एक वलाद होता है और दूसरे का नाम होता है अलाउद्दीन। जो वलाद होता है वो समझदार होता है और अपने बाबा के क्लोज़ होता है, और जो अलाउद्दीन होता है वो छोटा बेटा होता है और वो अपने बाप के मतलब के शम्स के आने से पहले अपने बाप के आंखों का तारा होता है। लाइक उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन जब शम्स आता है तो रूमी वो टेंशन उसे नहीं दे पाता, तो वो इस चीज़ से जेलस होने जाता है और वो नफ़रत करने लग जाता है शम्स से, और चाहता है कि वो जो किसी तरीके से उनका घर छोड़ के चला जाए। इस दौरान क्या होता है कि जब रूमी और शम्स जो होते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, नॉलेज डिलीवर करते हैं, तो जो अलाउद्दीन होता है वो दीवार के साथ कान लगा के या दरवाजे के साथ कान लगा के सुनने की कोशिश करता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। और शम्स को इस चीज़ का पता होता है। एक दफ़ा वो ज़िक्र करता है जब रूमी उसे कहता है कि मुझे और समझाओ और चीज़ें मेरे साथ डिस्कस करो, तो वो शम्स उसे कहता है तुम अपनी फैमिली को टाइम दो, क्योंकि तुम्हारे घर के लोग जो हैं वो अच्छी तरह से, तुम्हारा जो बेटा है, बड़ा बेटा है वलाद, वो समझदार है, लेकिन जो छोटा बेटा है वो कान दरवाजे के साथ कान लगा के यानी उसे बताता है उसके बाप को कि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको टाइम दो प्रॉपर जाके। तो ये चीज़ें डिस्कस करता है। और इस दौरान क्या होता है कि जो अलाउद्दीन है वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और यानी ऊंची आवाज़ में शम्स से बात करता है। इस बात पे रूमी जो है वो उसके साथ गुस्सा हो जाता है और उसे अभी घर से निकल जाने की, कमरे से निकल जाने की बात करता है। फिर क्या होता है कि एक बार ये होता है कि जो रूमी की बीवी है वो एक दफ़ा खाना लेके आती है और हलवा बहुत अच्छा बनाती है। तो वो शम्स उसको कहता है कि तुमने इतना अच्छा हलवा जो है वो किस तरह बनाया है। तो उसकी बीवी उसे कहती है कि क्या फ़ायदा, तुम बना नहीं सकोगे। और वो जो शम्स है इस बात पे चुप हो जाता है और वो उसकी बीवी चली जाती है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो शम्स होता है वो सारी बुक्स ना पानी में डाल देता है। उसकी वो कीमती बुक्स जो एक दफ़ा उसकी बीवी, रूमी की बीवी, उनको हाथ सफाई कर रही थी और रूमी आता है तो वो उसे डांटता है और कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी लाइब्रेरी में ना आना, और मतलब कि मेरी बुक्स को हाथ तक न लगाना, क्योंकि वो बुक्स उसके अजदाद की थी जो उसे विरासत में मिली थी। वो उसके लिए बहुत कीमती बुक थी। लेकिन वही बुक जो है वो शम्स उठा के सारी पानी में डाल होता है और रूमी जो होता है उसके पास खड़ा होता है। तो उसकी बीवी जो केरा है, उसका नाम केरा होता है, वो बाहर आती है, चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो रूमी से पूछती है कि तुम उसे क्यों नहीं रोक रहे, और वो आगे जाके देखती है तो पानी के अंदर भी वो बुक्स क्या होती हैं, खुश्क होती हैं। तो वो उससे पूछती है कि ये तुमने कैसे किया। तो शम्स वहाँ पे उसको रिप्लाई देता है कि क्या वो उसके पूछते हैं क्या ये मैजिक है। तो शम्स वहाँ पे उसको रिप्लाई देता है कि नहीं ये मैजिक नहीं है। तो वो कहते हैं तुमने ये फिर कैसे किया। तो क्या शम्स उसको कहता है कि क्या फ़ायदा, अगर ये मैजिक है भी तो तुम कौन सा कर लोगी। यानी ये इसका उस रिप्लाई था। नेक्स्ट इवेंट होता है जिसमें जो शम्स है वो रूमी को कहता है कि जाओ तुम और इन में या टावान में जाके 2 बोतल वाइन की लेके आओ। रूमी को पता होता है ये मेरा इम्तिहान है, क्योंकि इस तरह का इम्तिहान शम्स ने एक नवाइस से भी लिया था जब वो बगदाद में थे। तो नवाइस को उसने कहा था कि जाओ तुम शराब लेके आओ, वाइन लेके आओ और यहाँ खड़े होकर बाज़ार के सामने पियो, क्योंकि वो नवाइस वो ज़िद कर रहा था शम्स के साथ आने के लिए। तो वो जो नवाइस होता है वो इनकार कर देता है कि मेरी रेपुटेशन क्या होगा, वो लोग क्या कहेंगे, मैं दरवेश हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। तो रूमी ने कहा, शम्स ने उसे कहा था कि जब तुम लोगों के बारे में सोच रहे हो, ये नहीं सोच रहे, अपने बारे में नहीं सोच रहे, तुम्हारी अपने आप से ज़्यादा तुम लोगों की परवाह है, तो तुम कभी भी दरवेश नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। इस तरह ये रूमी के लिए भी उसको ये कहता है कि जाओ तुम लेके आओ, और रूमी चला जाता है। रूमी को पता होता है कि मेरा किसी तरह से इम्तिहान है, तो वो चला जाता है और उसे कहता है कि तुम जस्ट वाइन लेके नहीं आना, वहाँ पे रुकना, वहाँ के लोगों से बातें करना। तो रूमी वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाके वो एक जो शराबी होता है उससे बातचीत करता है। और इससे क्या होता है, इसका मकसद क्या था, जब वो वापस होता है वाइन लेके आता है तो उसका बेटा वो देख रहा होता है। वो कहता है बस यही रह गया था हमें देखने को। वहाँ पे भी वो शम्स के साथ यानी अलाउद्दीन गुस्सा करता है कि तुम हमारे घर से चले क्यों नहीं जाते, हमें हमारे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते। और मतलब जब वो ऊंची आवाज़ में बात करता है तो जो रूमी होता है वो उस पर हाथ उठाने लगता है और फिर रुक जाता है।
और फिर वो घर से निकल जाता है जो अलाउद्दीन होता है, और परमानेंट यानी अपने दोस्त एक है उसकी तरफ चला जाता है। तो इस चीज़ फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं दरख्तों के पास, और वहाँ पे जाके वो जो वाइन है वो शम्स उनको गिरा देता है और ये बताता है कि ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि हम वाइन पीने लगे हैं। इसका मकसद ये था कि तुम वहाँ के लोगों से जाके मिलो, कोऑर्डिनेशन करो। क्योंकि एक चीज़ ये थी कि जब शम्स आया था कुनिया में तो उसने देखा था कि जो रूमी है वो अपने शागिर्दों के साथ और अपने जो उसके हैं चाहने वाले उनके इर्द-गिर्द था, वो लोअर तबका जो है उसको नहीं तवज्जो दे रहा था। इसका मकसद ये था कि वो जो निचले तबके के लोग हैं, जो रोमी से कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, जो लोग जिन लोगों के दिल में भी चाहत है खुदा की तरफ, तो वो उनसे जाके कोऑर्डिनेशन करे, उनके साथ उठे-बैठे, उनके मसाइल सुने, और इसलिए वो जो है टरावान उस वहाँ पे भेजता है, यानी कि सराय वगैरह में, और वहाँ पे जाके और फिर वो देखता है कि आप अपनी रेपुटेशन जो है उसको वो अज़ीज़ है या उसको अपने दोस्त का कहा अज़ीज़ है, तो वो लेकिन वो जाता है और वो कामयाब हो जाता है इस इम्तिहान में। दूसरी तरफ एला की स्टोरी मूव कर रही है। एला और अज़ीज़ के दरमियान ईमेल्स के ज़रिए कोऑर्डिनेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और हर वक्त उनके दरमियान मैसेजिंग वगैरह चल रहे होते हैं, और एला जो है वो अपनी रूटीन लाइफ से हट कर जो अज़ीज़ के साथ ईमेल्स पे अपनी लाइफ को डिस्कस करती है। और उस तरह क्या होता है कि वो उससे पूछती है कि तुम दरवेश कैसे बने, क्योंकि वो भी सूफ़ी था, अज़ीज़ भी। तो वो उससे पूछती है तो अज़ीज़ कहता है ये लंबी कहानी है। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो फिर वो उसको बताता है कि उसकी एक बीवी, मतलब वो पहले एक एरिया में रहता था और वहाँ पे उसने शादी की 20 ईयर ओल्ड में, वो लव मैरिज थी, और जिससे शादी की वो ट्रैवलर लड़की थी, मार्गरेट उसका नाम था। तो वो उसके साथ उसने शादी की और उनकी लव मैरिज थी, और जो उसकी बीवी थी वो ऑर्फन बच्चों को, यानी वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ किया करती थी। और उसकी जो डेथ हुई वो कैसे हुई कि वो कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। और जब कार एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट हुआ, वो वहाँ से गाड़ी से निकल कर एक गाँव की तरफ जा रही थी कि एक ट्रक वाले ने उसको टक्कर लगा दी, और ट्रक वाले का ये कहना था कि उसने नहीं देखा क्योंकि अंधेरा था, क्योंकि वो मार्केट के पास कोई टॉर्च वगैरह कुछ भी नहीं था और वो सिंपल जा रही थी गाँव की तरफ। तो इस वक़्त का ट्रक वाले ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने उसको कत्ल किया या उसकी कुछ गलत टेंशन थी, क्योंकि वो उसको नज़र नहीं आई थी। और इस बात का, यानी उसकी डेथ का अज़ीज़ पे बहुत बुरा असर हुआ और उसकी ज़िंदगी बदल गई, और उसने ड्रग लेना शुरू कर दिया था और वो लाइफ से हट गया था। और फिर उसके बाद तकरीबन कोई 2 साल के अरसे के बाद उसको एक होश आई, उसको एक फ़ोटोग्राफ़र की जॉब ऑफ़र हुई कि आपने मक्का मदीना की तरफ जाके वहाँ के जो मज़ारात हैं और वहाँ पे जो टॉम्ब वगैरह हैं वहाँ की पिक्चर्स लेनी है। तो वहाँ पे वो जाता है, लेकिन वहाँ पे वो अलाउ नहीं होता। तो वो वहाँ तक रसाई हासिल करने के लिए क्या करता है कि वहाँ पे एक आश्रम होता है दरवेशों का, सूफ़ीज़ का। आपने वहाँ से उन लोगों के साथ जाना है ताकि आपको, लेकिन जब वो उन सूफ़ीज़ के पास पहुँचता है, उनका लाइफ़स्टाइल देखता है, तो वहाँ वो बस वहीं का होके रह जाता है। उससे उसकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाती है और वो जो है वो नशा करना वगैरह छोड़ देता है। वो अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लेता है कि दरवेशों वाला, यानी सूफ़ीज़ बन जाता है, और वहाँ पे वो रूमी की जो है ग़ज़लें पढ़ता है, और फिर वो एक बुक लिखता है। ये उसकी पहली बुक होती है जो छपती है, जो बीट ब्लास्मी, ये उसकी पहली बुक होती है जो छपती है, जिसके ज़रिए उसने ये सोचा भी नहीं था कि जैसे छपेगी और इसको एक औरत रीड करेगी और फिर वो उसके साथ ईमेल्स वगैरह पे राब्ता करेगी। ये भी वो जो है एला को लिखता है। बाद दोनों में कोऑर्डिनेशन मज़ीद होती है, और जो एला है वो अपनी एक पिक्चर वगैरह भेजती है, यानी ये एक तरीका होता है कि वो भी अपनी पिक्चर भेजे, फिर अज़ीज़ उसको एक पिक्चर भेजता है। तो जो उसकी जो खद्दो-खाल होती है, जो उसका तस्वीर होती है, वो बिल्कुल मैच कर रही होती है किसके साथ, उन करैक्टर्स के साथ, उन जो कि शम्स के करैक्टर को डिस्क्राइब किया गया था जिस तरह नॉवल के अंदर। तो इस चीज़ से एला को एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या इसने अपने करैक्टर पे, अपने जिस्म की खदो-खाल पे ही उसका करैक्टर रखा है या क्या क्या सीन है। तो वो ये सोचती है कि वो नॉवल को एक बार दोबारा से पढ़ेगी। क्या होता है कि डेविड एक दिन शाम को वापस आता है घर और अपनी बीवी को कहता है एला को कि आज वो दोनों बाहर डिनर करने जा रहे हैं, और वो फिर तैयार वगैरह होकर डिनर बाहर करने जाते हैं। तो वहाँ पे जो डेविड है उसे कहता है कि तुम्हारा कब से चल रहा है। वो कहते हैं क्या, वो कहता है अफेयर तुम्हारा। वो पूछती है मेरा अफेयर, यानी परेशान होकर कहती है कि, फिर वो कहता है कि डेविड उसे कहता है मैंने तुम्हारे ईमेल्स वगैरह पढ़ लिए हैं सारे, अब तुम मुझे बताओ। फिर वो एला कन्फेस करती है कि मैं उसे प्यार करती हूँ अज़ीज़ से बहुत ज़्यादा। डेविड उसे कहता है कि तुम देखो 3 बच्चों की माँ हो और इस तरह ना करो।
लेकिन वो कहती है कि मुझे अभी फ़िलहाल घर जाना है। वो घर आके वो फिर घर की सेटिंग वगैरह करने में लग जाती है और डेविड इस बात को मतलब कि एक दफ़ा भूल जाता है। एक दिन रूमी उठता है और बड़ा परेशान होता है, बड़ा रोता है कि वो चला गया, वो चला गया। अपने बेटे वलाद को बुलाता है और कहता है कि वो चला गया और परेशान होता है बहुत ज़्यादा। वो सब पूछते हैं कौन चला गया, तो वो कहते हैं शम्स मुझे छोड़ के चला गया। वो सब जगह तलाश करते हैं लेकिन उनको कहीं नहीं मिलता। और फिर इसके बावजूद वो कहता है कि तुम वलाद को कहता है कि तुम जाओ और उसे ढूँढो। फिर उन्हें कहीं से खबर मिलती है कि जो शम्स है वो इस वक़्त कहाँ पे है, बगदाद में है। और उस दौरान जो अलाउद्दीन होता है वो कहता है, अपने भाई को समझाता है कि देखो हमारे बाप अब हमारे पास है और तुम ना उसे ढूंढो, लेकिन वो फिर भी ढूंढता है। और उनके घर में एक लड़की रहती होती है जिसका नाम होता है कीमिया। अब कीमिया कौन होती है? कीमिया को घोस्ट जो है एंजल वगैरह दिखाई देते हैं बचपन में ही। घोस्ट दिखाई देते हैं, जो डेड हो चुके होते हैं लोग वो उसको दिखाई देते हैं। तो उसके वालिदैन ना उसको मतलब कि वो घर बताती होती है कि उसने वो देखा, ये चीज़ें देखी, और वो आंखें बंद करके ट्रैवल किया करती होती है वर्ल्ड के में। तो कोई उसके घर विज़िट करता है और उसको बताता है कि तुम्हारी बेटी जो है वो उसको खुदा ने एक नेमत दी है, इतना नॉलेज दी है, तो उसको किसी अच्छे स्कॉलर के पास भेजो। तो वो उसको स्कॉलर रिकमेंड करते हैं कि तुम रूमी के पास भेजो। बचपन में ही उसे रूमी के पास घर छोड़ जाते हैं। रूमी उसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि मैं अपना इतना टाइम लगा के यानी मेहनत करके तुम्हें नॉलेज डिलीवर करूं, लेकिन तुम लड़की हो, तुम्हारी शादी हो जानी है, तुम आगे कैसे डिलीवर कर सकोगी। इस दौरान क्या होता है कि जो उसकी बीवी होती है, एक पहली बीवी होती है रूमी की, उसका नाम होता है गौहर। वो उसको देखती है। कौन देखती है? कीमिया देखती है उसको, और उससे बातें-शातें करके रूमी को बताती है कि वो अभी स्टिल भी तुम्हारे घर में है और इस तरह की चीज़ें। तो रूमी उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ये कोई मामूली बच्ची नहीं है, और वो रूमी के साथ फिर वो पढ़ा करती होती है और कुरान मजीद, तफसीर, हर तरह से चीज़ें, और उनके घर ही रहा करती होती है। अलाउद्दीन जब वो बड़ी हो जाती है, अब वो जब शम्स आता है तो वो बहुत यानी कि 18 साल उसकी एज होती है, 18 से 20 साल। तो अलाउद्दीन उसको पसंद करता होता है, लेकिन वो कीमिया जो है वो अलाउद्दीन को अपने भाई की तरह समझी होती है। तो इस दौरान अलाउद्दीन क्या करता है कि जब वो उसका भाई जो होता है वो शम्स को ढूंढने जाने लगता है, तो उसको कहता है कि तुम नहीं जाओ, यानी उसे समझाता है कि अपना हमारा जो बाप है हम पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, तुम ना जाओ, शम्स आएगा तो फिर शम्स में खो जाएगा। लेकिन फिर भी वो अपने वालिद साहब की खुशी के लिए वो बगदाद की तरफ सफ़र करता है और वहाँ जाता है तो देखता है कि जो शम्स है उसे मिलता है और उसे वो कन्विंस करता है कि तुम वापस आओ। अपने वालिद रूमी की कंडीशन का बताता है कि वो तुम्हें बहुत मिस करता है और वो नहीं रह सकता, तुम वापस आओ। और वो उसे वापस लाने में कामयाब हो जाता है। जब वो वापस आता है तो शम्स उससे रूमी से मिलता है, वो दोनों मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, फिर वो उनके घर रहने लग जाता है। ये चीज़ अलाउद्दीन को फिर खटकती है। और इस दौरान क्या होता है कि जो कीमिया है उसका इंटरेक्शन होता है रूमी उसके शम्स के साथ, और वो उससे शादी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर करती है कि इस तरह जो है वो रूमी के पास हमेशा के लिए रह जाएगा और कहीं जाएगा नहीं। और अलाउद्दीन जो होता है वो ये समझता है कि उसका बाप रूमी कीमिया को फ़ोर्स कर रहा है कि वो शम्स से शादी करे। तो फिर इन शम्स की और कीमिया की शादी हो जाती है, जो कि एक कामयाब शादी नहीं होती, क्योंकि शम्स जो होता है वो दरवेश होता है और वो इन चीज़ों से दूर होता है। तो वो जो कीमिया है वो अब उसको अपने साथ मतलब कि को कामयाब करने के लिए वो हर तरह की कोशिश करती है, लेकिन जो दरवेश यानी सूफ़ी होता है वो एक अलग कमरे में रहता होता है और अपनी एक अलग अपने कंफर्ट ज़ोन और एक अपने खुदा की याद में हमेशा अपने आप को मगन रखता है। इस दौरान क्या होता है कि एक किलर होता है जिसको कुछ लोग हायर करते हैं, और वो एक इन में यानी ट्रावान में बैठकर साजिश करते हैं कि शम्स को मार दी जाए। और जब किलर ये सुनता है कि वो सूफ़ी को मारने जा रहा है तो वो इनकार कर देता है, लेकिन वो उसको 3 से 4 गुना पैसे की पेमेंट की ऑफ़र करते हैं, तो वो मारने पे राज़ी हो जाता है। इसको एक बैठा वहाँ पे एक हसन, उसका नाम होता है हसन, वो सुन रहा होता है। वो आके होता तो नशे में है, लेकिन वो आके हम शम्स को इस चीज़ से आगाह भी कर देता है कि तो कुछ लोगों ने तुम्हें मारने की प्लानिंग की है, तुम कुछ दिन मेरे घर आ जाओ, तुम रूमी के घर ना रहो। लेकिन वो कहता है कि ये जो किस्मत का खेल है, ठीक है, हर चीज़ खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है, हम किसी चीज़ को भी बदल नहीं सकते। वो उसे समझा-बुझा के उसके घर भेज देता है और ख़ुद दोबारा चला जाता है। किलर को मारने वालों ने, जिन लोगों ने उसे किलर को हायर किया था, उसने ये भी बताया था कि रात को मिडनाइट वो जो शम्स है वो मेडिटेशन करता है, यानी योगा वगैरह करता है आके सीन में आके, तुम वहाँ आके उसे ईज़िली मार सकते हो। जब किलर जो है वो कोर्टयार्ड में जाकर छुप जाता है तो उस दिन बारिश होती है
और किलर परेशान होता है कि शायद शम्स जो है वो ना आए, लेकिन शम्स फिर भी बाहर आता है। उसके हाथ में लालटेन होती है और वो आके उसे जैसे वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे उसे पता है कि झाड़ियों के पीछे किलर छुपा बैठा है। वो उसे बात कर रहा होता है कि इतनी देर में किलर निकलता है, अपना जो नाइफ़ है वो उसके पेट में घुसा देता है और अभी इतना ही करता है कि 6 और लोग भी लपकते हैं उसकी तरफ और वो शम्स को मारते हैं और उसे जो कुएँ में फेंक देते हैं। इतनी देर में रूमी भागता निकलता है और चिल्लाता है कि उन्होंने उसे मार दिया। अब उसे कहानी के एंड पे ये नहीं पता चलता कि जो उसको मार दे, क्योंकि जो बॉडी है, डेड बॉडी नहीं मिलती शम्स की। कुएँ में भी वो तलाश करते हैं, वहाँ से भी नहीं मिलती और उन्हें लगता है कि शम्स चला गया कुछ लोग ये कहते हैं कि शम्स को कुएँ में मार दिया गया था। अब फिर क्या होता है कि अलाउद्दीन, वो 6 लोग जो लपकने के लिए मारने के लिए लपकते हैं, उनमें अलाउद्दीन भी शामिल होता है और उसके कुछ दोस्त होते हैं। तो रूमी को पता होता है कि उसके बेटे की इसमें अमल दखल है, वो उसे माफ़ नहीं करता, यानी अलाउद्दीन का वो उसे माफ़ नहीं करता और उसे कहता है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। रूमी जो है वो उससे पहले पोइट नहीं था, लेकिन जब से शम्स की डेथ हुई है उसके बाद वो पोइट बन गया, जिस तरह की इशारत उसने की थी। तो दूसरी तरफ अगर ये एक कहानी का एंड हो गया और दूसरी तरफ अगर कहानी की तरफ बढ़ें तो एला जो है वो उसको अपने जब जब उसका एडेवर उसे बताता है कि उसे पता है अज़ीज़ का, तो फिर वो अज़ीज़ को मेल लिखती है और उसमें अपनी फीलिंग्स का इज़हार करती है, जिसका इज़हार जो है वो 2 दिन बाद जो उसको टेक्स्ट मैसेज करता है और उसे कहता है कि मैं इस वक्त तुम्हारे शहर में हूँ। फिर वो एला उससे 3-4 दिन लगातार रोज़ मिलती है। वो एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे मतलब जहाँ पे रह रहा होता है वो, और वहाँ पे मिलती है उससे और उससे कहती है कि फिर वो दोनों जाना चाहती हैं। वहाँ पे उसे वो जो अज़ीज़ है वो उसे बताता है कि उसे एक बीमारी है कि उसके पास बस 55 ईयर ओल्ड तक वो ज़िंदा रह सकता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, डॉक्टर्स ने उसे कहा है। लेकिन इस सब के बावजूद वो चाहती है कि वो जितना टाइम उनके पास है वो एक दूसरे के साथ रहें। वो डेविड उसको समझाता है, डेविड को कहती है कि वो जा रही है, वो डेविड उसको समझाता है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, उसको अपोलोजाइज़ करता है मेरे तमाम अफेयर्स का। वो उसे बताती है तुम्हारे भी अफेयर्स हैं, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। वो तमाम अपोलोजाइज़ करता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, तुम नहीं जाओ, लेकिन जो एला है वो डिसाइड कर चुकी होती है और वो अज़ीज़ के साथ चले जाते हैं। और वो अज़ीज़ उससे ये भी ख्वाहिश करता है कि जब उसकी डेथ हो तो वो कुनिया में हो। तो वो तमाम 16 वे जो मंथ होते हैं वो अच्छे उनके गुजर जाते हैं। उसके बाद वो लास्ट डे पे दिखाया जाता है कि सुबह की अज़ान होती है और वो दोनों कुनिया में होते हैं और उसके बाद जो है अज़ीज़ की डेथ हो जाती है और अज़ीज़ की डेथ के बाद वो उसको वहाँ पे दफन वगैरह करते हैं। और उसके बाद जो है वो अपनी बेटी को कॉल करती है, जेनिट को। कौन कॉल करती है? एला कॉल करती है। और ये भी दिखाया गया कि एला के साथ एला जो है वो अपनी बेटी जस्ट जेनिट के साथ बात कर सकती है, जो उसके साथ उसको समझती है। बाकी जो उसके जो छोटे 2 बेटी और ट्विन्स हैं वो अपनी माँ से बात करना नहीं चाहते। तो वो उसको कहते हैं कि मामा क्या अब क्या अब आप वापस आएँगी? वो कहती है नहीं, मैं अब वापस नहीं आऊँगी, मैं कहीं और चली जाऊँगी। और यहाँ पे ये कहानी ये भी ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी समरी थी जिसको एलिफ शफ़क़ ने जक्स्टापोज़िशन के ज़रिए, यानी 2 कहानियाँ एक साथ चल रही हैं, के ज़रिए हमें बताया है, जिसमें एक एला और अज़ीज़ की कहानी है जो भी डिवाइन लाइफ पे बेस करती है। दूसरी शम्स, तबरेज़ और रूमी की कहानी है कि किस तरह शम्स ने अपना नॉलेज डिलीवर किया और रूमी को एक बेहतरीन पोएट बना दिया। समरी थी। और अब हम बढ़ते हैं इस नावल के एनालिसिस की तरफ। इस नावल की अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो इस शम्स और रूमी की ये स्टोरी जो है वो 13th सेंचुरी की दौर की है, जिस दौर में अफरा तफरी का माहौल था। ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान जंग जारी थी और अनातोलिया में चंगेज़ खान की हुकूमत की। इस दौर में हर कोई जो था वो अपने फ़िरके और अपने जो है अकीदे पर साबित कदम था और दूसरे अकीदे रखने वालों के साथ उसकी जंग जारी थी। इस फ़िरका वारियत के एरा में मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इस्लाम से मुतल्लिक जो है वो अपनी खिदमात पेश की। उनके बहुत से शागिर्द और इन्फ्लुएंसर थे। उनको इस्लाम के बहुत ही यानी ग्रेट मास्टर माना जाता है और ये मौलाना के नाम से जाने जाते थे। एला के मुताबिक इस नावल में जो उसने रीड किया यानी स्वीट ब्लास्मी, उसमें एक बॉन्डिंग और विल्डिंग दरवेश शम्स के करैक्टर के थ्रू जो लव का मतलब समझ में आता है वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल मैच नहीं करता। इसलिए एला ने महसूस करती है कि उसे भी अपने सोलमेट के पास चले जाना चाहिए। एलिफ शफ़क़ का ये नावल 2 मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ और कल्चर्स के बारे में लिखा गया। एक तरफ इसमें सदी 13th सेंचुरी के रूमी और शम्स की स्टोरी बयान की गई और दूसरी तरफ 21st सेंचुरी के एला और अज़ीज़ की लव स्टोरी के बारे में बताया गया।
40 रूल्स ऑफ लव एक प्योरिटी और विजडम से भरपूर नावल है। इसमें ह्यूमैनिटी को मुख्तलिफ क्लासेस रेसिस से हट कर एक्सप्लेन किया गया है। इसमें लव को इस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि लव एक ऐसा जज्बा है जो कि तमाम बैरियर्स को तोड़कर एक दूसरे को मिस्टिकल और स्पिरिचुअल अफेक्शन पर कन्विंस करता है। इस नावल में दोनों स्टोरीज़ में जो ह्यूमन अफेक्शन है, जो ह्यूमन एफिलिएशन है और लव के लिए एसोसिएशन को डिपिक्ट किया गया है। शम्स तब्रेज़ के बयान किए गए 40 रूल्स हमें सही डायरेक्शन की तरफ गाइड करने के साथ साथ हमारी स्नोरिंग कॉन्शियस यानी सोई हुई सोच को इनलाइटन करते हैं। एलिफ शफ़क़ ने दो मुख्तलिफ इवेंट्स यानी एंशिएंट और मॉडर्न को लिंक्ड किया है। शम्स और रूमी ने अपनी इनर फीलिंग्स को डिपिक्ट किया है और कहा है कि लव के बगैर सब लोग जो हैं पैथेटिक, इंडिफरेंट और सेल्फ सेंटर्ड बनकर रह जाते हैं। ये एक लिटरेरी फिक्शन नावल है जिसमें सूफीज़म और रिलीजियन ऑफ लव को प्रीच किया गया है और हमें रूमी और शम्स की फ्रेंडशिप के थ्रू मोहब्बत की सही मीनिंग समझाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से इस बुक को राइट किया गया है, रीडर इस बुक में होने वाले इवेंट्स के दरमियान ख़ुद को अलाइव महसूस करते हैं और सारे इवेंट्स को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। बेसिकली इस नावल के थ्रू राइटर ने हमें वो रियल डिवाइन लव और मटीरियलिस्टिक लव के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताने की कोशिश की है। उनके दरमियान एक रियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में राइटर ने हमें बताने की कोशिश की है, जिसका इफेक्ट हमें एला की ज़िंदगी में नज़र आता है, जो कि रीडर्स के लिए एक लव स्टोरी और एक अथेंटिक रियल लव स्टोरी के तौर पर डिपिक्ट की गई है। तो ये एक एनालिसिस था इस नावल का, जिसमें प्रोलॉग में होने वाले जो तमाम इंसिडेंट हैं, नावल की बिगनिंग में एक्सप्लेन किए जाने वाले प्रोलॉग और उस इंसिडेंट के साथ जो है कनेक्ट करता है जब एला स्टोरी को रीड करते बाद अपने हस्बैंड से डिवोर्स की डिमांड करती है और फिर तलाक के बाद वो अजीज़ के साथ हॉलैंड में सेटल हो जाती है। तो इन तमाम इंसिडेंट्स के साथ हमें इस नावल की अच्छे से समझ आती है कि किस तरह एक रियल और डिवाइन लव के लिए जो एला है वो इतना सोसाइटी के ख़िलाफ़ चली जाती है, इतना बड़ा कदम उठाती है। और जब वो देखती है कि जो शम्स है उसने किस तरह की जो है वो तकलीफ़ों का सामना किया। इस वीडियो में हम थीम्स को देखेंगे और 40 रूल्स जो 40 रूल्स ऑफ लव के अंदर शम्स के 40 रूल्स डिस्कस किए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले थीम को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला जो थीम है वो लव है। लव इस नावल का सबसे इम्पोर्टेंट थीम के तौर पर प्रेजेंट किया गया है क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म में पेयर हुआ है। सबसे पहले लव फंडामेंटल इस नावल के जो नरेटिव का खुद का लव है कि कैसे उसको रियलाइज़ होता है। एला इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है अपने लिए कुछ, जब वो कुछ कर ना सकी मैरिज के बाद अपने बच्चों और अनफेथफुल हस्बैंड के साथ रहना आसान काम नहीं था। देन उस लव की एक और किस्म यानी सूफीज़म के तौर पर नज़र आती है। जब स्वीट ब्लास्मी को रीड किया उसके बाद एला में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है। इवेंचुअली वो खुद से मोहब्बत करना सीखती है। उसके बाद वो अपनी डॉटर की इंगेजमेंट को भी एक्सेप्ट कर लेती है जिसके वो अगेंस्ट थी। उसके नज़दीक खुद की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और वो अपनी टॉक्सिक मैरिज को भी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेती है और उससे स्वीट ब्लास्मी के ऑथर अजीज़ के साथ मोहब्बत हो जाती है। दूसरी तरफ जो शम्स है और रूमी है उनकी फ्रेंडशिप में लव को एक्सप्लेन किया गया है। ये एक मुख्तलिफ़ किस्म की मोहब्बत है जिसमें इन्वॉल्व होकर रूमी अपनी ईगो, अपने सेल्फ इस्टीम को शम्स के लिए इग्नोर करता है और इवन कि अपनी फैमिली को भी छोड़ देने का फ़ैसला करता है। ये सूफ़ी और प्योर लव की एक एग्जाम्पल है। रूमी शम्स के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थे क्योंकि उनकी टीचिंग ने रूमी को एक दरवेश बना देता। वो अल्लाह की मोहब्बत में ख़ुद को भूल चुका था। बेसिकली इन दोनों कल्चर्स में प्रेजेंट किए जाने वाला लव मुख्तलिफ था मगर उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल सेम थी। उसके अलावा हमें लव के बारे में इस तरह ब्रीफ किया गया है कि पढ़ने वालों को ये रियलाइज़ होता है कि लव के बगैर इस दुनिया में रहना, इवन के ब्रीथ आउट करना बिल्कुल नामुमकिन है और ये प्योर लव है। और ये प्योर लव हमें यहाँ रहने और ज़िंदगी गुजारने का असल मतलब समझाता है और इश्क मजाजी से इश्क खुदाई तक का सफ़र और उसके दरमियान होने वाले एहसासात को ईजिली फील किया जा सकता है और हमें इश्क हकीकी यानी रियल लव की तरफ गाइड किया जाता है। जो नेक्स्ट थीम है सूफीज़म का जो प्रोमिनेंट थीम है, एक और फंडामेंटल थीम है जो कि इस नावल में हमें नज़र आता है, वो सूफीज़म है यानी ख़ुद को भूल कर इश्क हकीकी में ख़ुद को डिज़ोल्व कर लेना। इस नावल के अंदर पढ़ी जाने वाली बुक स्वीट ब्लास्मी भी सूफीज़म पर बेस्ड है। उसके अलावा इसके ऑथर यानी अजीज़ ज़हरा भी ख़ुद को एक सूफ़ी कहते थे क्योंकि वो ख़ुद को कहीं ना कहीं इश्क हकीकी में मुब्तला पाते थे।
शम्स के सिखाए गए मोहब्बत के रूल्स को अडॉप्ट करके रूमी एक और वॉन्डरिंग विरलिंग दरवेश बन चुका था। उसके अलावा और भी बहुत सी सूफ़ी ट्रेडिशंस की तालीमात शम्स ने रूमी को सिखाई थी, जिसमें विरलिंग डांस भी था जो कि सूफ़ी लोग करते थे, जो कि उसने अपनी बुक जो मसानवी है उसमें एक्सप्लेन की थी। एक सूफ़ी एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी ईगो के अगेंस्ट जाता है, अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है और स्ट्रगल में कामयाब होकर जो ओशन ऑफ इन्फिनिटी है उसमें दाखिल हो जाता है। शफ़क़ ने 40 रूल्स ऑफ लव में सूफीज़्म को तमाम रिलीजियन और सोशल रिस्ट्रेंट से हटकर इसे यूनिवर्सल स्पिरिचुअल करार दिया है, जिसके दिल में ह्यूमैनिटी और गॉड के लिए जिसका दिल जो है वो ह्यूमैनिटी और गॉड के लिए प्योर हो, वो इंसान सूफ़ी बन जाता है। और ये एक बहुत ही टफ़ टास्क है जिसको करने की हिम्मत अल्लाह हर किसी को नहीं देता। ये कोई फ़लसफ़ा या थ्योरी नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ, और इसे वे में कोई रिलीजियस या बाउंड्री नहीं होती। रिलीजन्स एक रिवर्स की तरह होते हैं जो कि एक सी में जाकर मिल जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ रिलीजन्स को बनाने वाला स्कॉलर और प्रीचर होते हैं, मगर सब का जो हदफ है, जो एक डेस्टिनेशन है, वो अल्लाह ही है। शफ़क़ ने सूफीज़्म को तमाम मैनकाइंड के लिए रेमेडी के तौर पर प्रेजेंट किया है। सूफीज़्म एक इनर जर्नी ऑफ लव है, एक नो आवर सेल्फ से नो द गॉड तक है। सूफीज़्म एक ऐसा जज्बा है जिसमें इम्प्योरिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये लव का एक ऐसा प्योर फॉर्म है जिसको अडॉप्ट करके हर कोई अल्लाह और उसकी ब्लेसिंग को अवेल कर सकता है, और इसी इमोशन को शफ़क़ ने अपने इस नावल में बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम हमें मिलता है वो फेमिनिज़म का है। फेमिनिज़म का थीम हमें एलिफ शफ़क़ के हर पीस ऑफ वर्क में नज़र आता है। इस नावल में द 40 रूल्स ऑफ लव में प्रोटैगनिस्ट एक फ़ीमेल को ही बनाया गया, और इस कैरेक्टर यानी एला रबिन्सन के ज़रिए रीडर्स को लव के ज़रिए जो इंसान में होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट किया गया है। जिस तरह एला एक सूफीज़्म बेस्ड नावल यानी स्वीट ब्लासमी को पढ़ने के बाद खुद में एक प्रोमिनेंट चेंज को फील करती है, वो सबके लिए क्या है, रिमार्केबल एक्ट है। और इस कैरेक्टर के थ्रू शफ़क़ ने हमें रियल लव और ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिटी को डिपिक्ट किया है कि कैसे एक कॉमन हाउसवाइफ खुद को रिकॉग्नाइज करती है और उसमें जो है सेल्फ रिलेशंस यानी पैदा हो जाते हैं। उसके अलावा शफ़क़ इस नावल के थ्रू ये डिपिक्ट करने की कोशिश करती है कि एक जो वूमेन है अगर चाहे तो वो खुद की ज़ात के लिए स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव ले सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है, अगर हम एक और थीम की तरफ जाएँ तो मैरिज का थीम भी हम ले सकते हैं। इसमें डिफरेंट मैरिज को रिप्रेजेंट किया गया है। पोर्ट्रेयल ऑफ मैरिज की बात अगर किया जाए तो उसमें सबसे पहले हम बात करें तो एला और डेविड की मैरिज है। दोनों की अनसक्सेसफुल मैरिज थी। लाइक वो सक्सेसफुल तो थी, लाइक वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव थे, लेकिन उनके दरमियान वो जो लव था और जो एतमाद था वो नहीं था, क्योंकि वो डेविड जो था वो डिसलॉयल था टू हिज वाइफ। उसके बाद नेक्स्ट मैरिज की बात की जाए तो अज़ीज़ की और उसकी मैग्रेट, उसकी बीवी है अज़ीज़ की, जो पहली बीवी थी उसकी, जो वो दोनों एक दूसरे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसकी बीवी, अज़ीज़ की बीवी की डेथ के बाद ये अज़ीज़ जो है वो सूफ़ीज़्म की तरफ टर्न डाउन हुआ था और उसने बुक लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट मैरिज जो है रूमी की और कैरा की, जो रूमी की बीवी थी। उसके बाद अगर मैरिज की बात की जाए तो शम्स की और कीमिया की मैरिज, उन दोनों की जो मैरिज थी वो भी अनसक्सेसफुल थी, क्योंकि शम्स जो था वो दरवेश था और उसकी सूफीज़्म पे बेस्ड लाइफ थी, और जो कीमिया थी वो एक हस्बैंड हाउस होल्ड हस्बैंड चाहती थी, तो उनकी अनसक्सेसफुल मैरिज थी। तो इस तरह ये एक मैरिज भी एक प्रोमिनेंट थीम इसके अंदर बनता है अगर हम इसकी बात करें। अब हम बढ़ते हैं 40 रूल्स की तरफ। मोहब्बत के 40 असूल। ये शम्स ने डिफरेंट ओकेजन्स पे ये रूल्स डिफरेंट लोगों के ज़रिए हमें पता चले। ये मोहब्बत के वो 40 रूल्स हैं जो कि शम्स ने मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन और उसके बाद जो है एक्सपीरियंस, और फिर उनको रूमी को भी एक्सपीरियंस ऐसा लगे और फिर इसको रूमी को सिखाया, जिसके बाद रूमी की लाइफ में एक रिमार्केबल चेंज आया और वो एक स्कॉलर से एक दरवेश बन गए। रूल नंबर 1, इंग्लिश तो आपके सामने लिखी गई है नज़र, लाइक मैं लिख दूंगा ऑन स्लाइड और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में रूल जो हैं वो गूगल्स वगैरह पे मिल जाएंगे। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन रूल्स में बेसिकली कहा क्या क्या है। जो फर्स्ट रूल है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ने लगा, मैं जस्ट आपको वो समझाऊंगा कि वो है क्या और आप उससे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा।
फर्स्ट रूल वैसे है, हाउ वी सी गॉड इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी सी आवर सेल्फ। इफ़ गॉड ब्रिंग्स टू माइंड मोस्टली fear and blame, it means there is too much fear and blame world inside us. If we see God as full of love and compassion, so are we. तो इसका क्या मतलब है कि हमारा अल्लाह, जो हम अल्लाह को देखने का नज़रिया है हमारा, वो नज़रिया हमारा खुद का है। लाइक जिस वे में हम खुद को देखते हैं, उस नज़रिए के साथ हम खुदा को देखते हैं, कि फील करते हैं कि खुदा वैसा है। अगर अल्लाह का ख्याल हमारे दिल में आए और माइंड में फेयर यानी एक फेयर आ जाए और एक डर आ जाए, ठीक है, तो हमारे अंदर भी एक फेयर है और हमारे अंदर एक ब्लेम है। और अगर हम अल्लाह के ख्याल हमारे दिल में आए, तो अगर हमारा माइंड और हार्ट जो है वो मोहब्बत से भर जाए, तो उसका मतलब है कि हम इंटरनली भी हम ऐसे ही हैं। तो जैसे हम खुद को देखते हैं, वैसा ही हमारा नज़रिया खुदा की तरफ रहता है। ये फर्स्ट रूल था। तो इसमें मैंने आपको वैसे इंग्लिश में बता दिया था और फिर उर्दू में बताया था, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ उर्दू में ही बताऊंगा कि इन रूल में क्या है। तो रूल नंबर 2, सच्चाई का रास्ता हमें शम्स क्या कहता है कि सच्चाई का रास्ता हमें दिल की हार्ड वर्किंग, ठीक है, मेहनत की तरफ से मिलता है, ना कि दिमाग, अपने माइंड से। अपने दिल को प्राइमरी गाइड बनाना चाहिए, अपने हार्ट की सुननी चाहिए, अपने माइंड से अपने माइंड को साइड पर रखना चाहिए। अपने माइंड को अपने नफ्स का सामना ना करने दिया जाए, यानी जो आपका नफ्स है वो आपको कुछ और सिखाएगा, उसको चैलेंज किया जाए और अपने नफ्स पर अपने दिल की मर्ज़ी से काबू पाया जाए। अपनी सच्चाई का राज इसी में है कि अपनी की जो ख्वाहिशात हैं उनको कंट्रोल किया जाए। अपनी ईगो को अच्छी तरह जानना हमें इल्म खुदाई के नज़दीक लेके जाता है, और यही असल जहादुन नफ्स है। इसलिए कहते हैं कि पहला कदम अपने नफ्स पे रखो और दूसरा जन्नत में। और अपने नफ्स से जहाद करना एक सूफ़ी की असल पहचान है। रूल नंबर 3, हम अल्लाह को इस यूनिवर्स में हर इंसान हर चीज़ से जान सकते हैं और अल्लाह से मुतल्लिक गॉड के मुतल्लिक इल्म हासिल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा सिर्फ मसाजिद, इबादतगाहों और चर्च वगैरह तक कन्फाइंड नहीं है, बल्कि वो हर चीज़ में नज़र आता है। बट अगर हम इंसान खुदा को जानने का एग्जैक्ट जगह और मूड की तलाश करते रहें, तो जान लें कि वो जगह सिर्फ एक ही है, और वो है एक ट्रू लवर का हार्ट, यानी एक सच्ची मोहब्बत करने वाले के दिल में अल्लाह रहता है, और तलाश करने वालों के लिए ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट तरीका है। तो ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4, जहानत यानी इंटेलेक्ट और प्यार, लव, दोनों मुख्तलिफ मटीरियल से बने हुए हैं। एजेंट्स और इमोशंस हैं, दोनों मुख्तलिफ मटीरियल से बने हुए। जहानत जो है वो लोगों को एक रूट में बांध देती है, यानी एक पॉइंट पर आकर लिमिटाइज कर देती है। बट लव जो है वो हर तरह की चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। और इंटेलेक्ट में हमें जो है वो कॉशंस यानी एहतियाती तदाबीर और डिवाइसेस, नसीहतें वगैरह मिलती हैं, हमें मोहतात रहने की नसीहत करते हैं, जबकि लव हमें इन सारी बाउंड्रीज से आज़ाद कर देता है। इंटेलेक्ट इतनी आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो पाती, लव क्या करता है, वेयरएज़ लव बिना किसी एफर्ट के खुद को चेंज करता है और अपनी ईगो को रिड्यूस करता है। बट क्या होता है कि ख़जाने हमेशा जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, रून्स, ढेरों में मिलते हैं। इसलिए शम्स के इस लव जो रूल है, रूल ऑफ लव में ये बताया गया है कि ब्रोकन हार्ट्स में ट्रेजर्स छुपे होते हैं, जिनको सिर्फ मोहब्बत से ही हासिल किया जा सकता है। उसके बाद रूल नंबर 5, इस दुनिया की मोस्टली प्रॉब्लम्स को स्टीम जो है इस दुनिया की मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टेम हमारी अपनी लिंग्विस्टिक मिस्टेक्स और सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है। लाइक समटाइम्स सामने वाले ने वो नहीं कहा होता जो हम समझते हैं, हमारे समझने का अंदाज़ और होता है, उसके समझने का अंदाज़ या उसके बात करने का अंदाज़ कुछ और होता है। तो हमारे वर्ड्स की ज़ाहिर तौर पे हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। जब आप जोन ऑफ लव में एंटर हो जाते हैं, तो वो सारी लैंग्वेज और बातें हमारे लिए अब्सोल्यूट हो जाते हैं, यानी आउट ऑफ डेट लगता है कि सब कुछ, और वो जो सब वर्ड्स की थ्रू किसी को एक्सप्रेस करते हैं जो लोग, वो एक सेंटेंस समटाइम इंसान जो है वो इस कैफियत में होता है कि आम सी बात भी उसको बहुत बुरी लग जाती है। तो किसी की कही हुई बात का जब तक आप उसको सही से जज ना कर लें, आप उसको अंडरस्टैंड ना करें, तब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद रूल नंबर 6, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड। अब लोनलीनेस वो होता है कि आप जब 2-4 दोस्तों में बैठे हों और अकेले महसूस कर रहे हों, ठीक है, खुद को, और सॉलिट्यूड होता है जब आप बिल्कुल ही अकेले हों। तो ये दोनों का मतलब अकेलापन और खलवत, तन्हाई में दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब हम लोनली होते हैं तो खुद को इस बात पर कन्विंस कर सकते हैं कि हम राइट पाथ पर हैं, वाइल सॉलिट्यूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका मतलब है कि अकेलेपन की फीलिंग को बगैर अकेला रहना। बट इवेंचुअली सॉलिट्यूड, इसमें हमें इस पर्सन को फाइंड करना चाहिए जो कि हमारे लिए मिरर का काम करते हैं, लाइक हमारी ज़िंदगी में एक चेंज लेके आए।
जिसके साथ हम सब कुछ शेयर करते हैं और हमारे लिए मिरर का हो, जो अब हम गलती करें तो हमें बताए। तो ये सब चीज़ें, ये रूल नंबर 6 था। उसके बाद रूल नंबर 7, आपकी ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए और चाहे जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, मगर कभी भी डिस्पेयर या म्यूजिक की तरफ खुद को नहीं लेकर जाना चाहिए। इवन के तमाम डोर्स आपके बंद नजर आएँ और कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, ये बिलीव रखना चाहिए खुदा आपके लिए कोई ना कोई नया रास्ता ज़रूर बनाएगा। हमेशा शुक्रगुज़ार रहें। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो शुक्र अदा करना आसान हो जाता है। एक सूफ़ी की यही अलामत है कि वो हर हाल में थैंकफुल रहने की कोशिश करता है, ना कि सिर्फ़ जो कि उसके पास है उस पे, बल्कि जो कुछ उसे ना मिला हो उस पे भी वो शुक्रगुज़ारी करता है और हर वक़्त खुदा का शुक्र अदा करता रहता है। रूल नंबर 8, पेशेंस। सब्र और तहम्मुल का ये मतलब नहीं है कि हम उसे पैसिवली बर्दाश्त करें, जो भी बुरे हालात चल रहे हों, बल्कि पेशेंस के साथ उसे बर्दाश्त करें कि साबित कदम रहें उन पर बुरे हालात के एंड, यानी जो इख्तिताम होता है ना, हर बुराई का कोई ना कोई इख्तिताम ज़रूर होता है, लेकिन हमें क्या रहना चाहिए, साबित कदम रहना चाहिए। पेशेंस के साथ सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। हम फूल की तरफ देखते हैं, उस पर कांटे देखते हैं, तो कांटों को भी एक नज़र देखना चाहिए, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, वो जो कंसंट्रेशन है, वो फूल पर होनी चाहिए। इस तरह दिन रात गुजार कर उसके बाद क्या होता है, तुलुए आफ्ताब का इंतज़ार करना ही पेशेंस है। इम्पेशेंस होने का ये मतलब है कि हम इंजाम या आउटकम की परवाह किए बगैर तंग नज़र यानी शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं और सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं करते। और खुदा के महबूब बंदे कभी भी इम्पेशेंट नहीं होते और सब्र को कभी भी ख़त्म नहीं होने देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अधूरे चाँद यानी कंसेंट मून पर के बाद मुकम्मल चाँद यानी फुल मून बनने का वक्त ज़रूर आएगा और मुश्किल हालात के बाद आसानियाँ ज़रूर पैदा होगी, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सब कुछ हर चीज़ पर कादर है और वो अच्छा वक्त बुरा आया है तो अच्छा वक्त भी लेके आएंगे। रूल नंबर 9 है, उसमें ये कहा गया कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ चारों डायरेक्शन में जो है लिटिल डिफरेंस होता है। इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मंजिल, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। सिर्फ ये यकीन रखें कि चाहे जो भी जर्नी हो, वो सफ़र आपका इंटरनल यानी इनसाइड होना चाहिए। अगर आप अपने इनसाइड ट्रैवल करें तो ये समझ लें कि आपने क्या किया कि तमाम यूनिवर्स और वर्ल्ड वाइड का सफ़र कर लिया है, बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर आपने ट्रैवल जो है कर सकते हैं, अगर वो सफ़र आपका सेल्फ जर्नी हो तो ये रूल नंबर 9 था। रूल नंबर 10 जो शम्स ने बताया है कि एक मिडवाइफ यानी मिडवाइफ किसे कहते हैं, दाई, बच्चा पैदा करने वाली है दाई, ठीक है, ये जानती है कि जब पेन ना हो तो बेबी के आने का रास्ता नहीं खुल सकता और मदर अपनी बेबी को बर्थ नहीं दे सकती। यानी जब बेबी के पैदा होने का वक्त होता है तब माँ को शदीद पेन से गुजरना पड़ता है। लाइकवाइज इंसान जब नई शख्सियत और पर्सनैलिटी को निखारने या बनाने की कोशिश करता है, इस सूरत में उसे बहुत ही हार्डशिप का सामना करना पड़ता है और बहुत पेन से गुजरना पड़ता है, बहुत से क्रिटिक्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि क्ले यानी मिट्टी को मजबूत और इंटेंस बनने के लिए स्ट्रॉन्ग हीट और आग से गुजरना पड़ता है, इसी तरह लव को भी परफेक्ट बनने के लिए पेन और हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। इम्तिहानात और हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद एक इंसान को ट्रू लव मिलता है, जिसकी ना सिर्फ कदर करनी चाहिए बल्कि ऐसे लव की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। और ये वही फॉर्म ऑफ लव है जो कि सूफ़ी और दरवेश अपने दिलों में रखते हैं। तो ये रूल नंबर 10 था। रूल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 में उसने ये एक्सप्लेन किया कि लव में पेश आने वाले क्वेस्ट और इम्तिहानात एक इंसान को चेंज कर देते हैं। जिस शख्स को मोहब्बत की राहों से वाक़फ़ियत ना हो, वो इश्क की इस तलाश में कुछ हासिल नहीं कर सकता, यानी वो कभी भी सीकर नहीं बन सकता। जिस लम्हे आप में लव या इश्क को तलाश करने की ख्वाहिश पैदा होती है, आप उस तलाश करने की कोशिश करते हो, इसी लम्हे आप इंटरनली और एक्सटर्नली ख़ुद को चेंज करने में, ख़ुद को चेंज करने में अपने आप को क्या कहते हैं, मसरूफ़ अमल कर लेते हैं। यानी मोहब्बत की तलाश में आप अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ख़ुद को चेंज करने लग जाते हैं। नेक्स्ट रूल में शम्स ने ये बताया है कि इस दुनिया में फ़ेक और फॉल्स टीचर और गुरुज़ और दरवेश बहुत ज़्यादा हैं, जो पैसे की खातिर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बजाय उसके कि यूनिवर्स के असल जो चमकदार ब्राइटेंट स्टार्स हैं हमें नज़र आएँ। मतलब कि हकीकी और असल रहनुमाओं की जगह झूठे और फेक आमलों ने ले ली है। हमें कभी भी अपने हकीकी मेंटोर और ख़ुदपरस्त सेल्फ सेंटर्ड रहनुमाओं के दरमियान जो है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जेन्युइन मास्टर और टीचर क्या है, कभी भी हमें अपनी तरफ
अटेंटिव करने की कोशिश नहीं करेगा, हमें अपनी तरफ रुझाने के लिए ट्राई नहीं करेगा, ना ही आपसे कोई ओबीडियंस या एडमायरेशन को खुद के लिए एक्सेप्ट करेगा, बल्कि उसकी बजाय वो क्या करेगा कि हमें खुद से शनास कराएगा, सेल्फ रियलाइज्ड बनाएगा और हमें परसू करते हैं कि हम अपने इनर सेल्फ को एडमायर करें। और ये सिर्फ गॉड और उसकी कायनात को समझने के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि ट्रू मेंटोर्स हमारे लिए एक प्लेन ग्लास की तरह है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि उनके अंदर से हम अल्लाह की यानी गॉड की रोशनी और नूर को देख सकते हैं। मींस हम उनकी ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी की वजह से ना सिर्फ खुद को पहचान सकते हैं बल्कि गॉड की तरफ भी राग़ब हो सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 13। इस रूल में शम्स ने बताया कि जो भी चेंज आपकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी के रास्ते में पेश आ रही है, कोई जो भी मुश्किलात आ रही हैं, उनको रजिस्ट करने की या रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए। इंस्टेड ज़िंदगी जैसे चल रही है आप उसे अपने साथ वैसे ही रवाना रखें और इस बात को लेकर परेशान ना हो कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्योंकि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। क्योंकि हम में से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि जो हालात चल रहे हैं वो आने वाले हालात से बेहतर हैं या नहीं हैं, आने वाले हालात या इससे भी वर्स हैं। तो इनको इनके मुकाबला वगैरह नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों चल रहा है, बल्कि पॉजिटिव होप रखनी चाहिए। नेक्स्ट रूल में ये बताया गया कि गॉड आपके कामों को कंप्लीट करने में बिज़ी है, और ये काम चाहे आउटवर्ड हो या फिर इनवर्ड, अल्लाह मुकम्मल तौर पर आपसे कनेक्टेड है और आपसे जुड़ा हुआ है। ये एक ह्यूमन बीइंग एक ऐसा वर्क है जो ये ऐसा टास्क है कि स्लोली अपने परफेक्शन की तरफ मूव ऑन कर रहा है। हम सब इंसान अपने अंदर से नामुकम्मल हैं और इस बात के लिए अवेटेड हैं कि कोई किसी तरह हमें मुकम्मल कर दे। दूसरा, गॉड हम सब से अलग अलग डील करता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी एक ऐसा फाइन आर्ट है जहाँ हर एक डॉट की इम्पोर्टेंस तमाम पिक्चर में इक्वल है। रूल नंबर 15, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि गॉड के साथ या मबूद के साथ मोहब्बत एक आसान काम होता है, क्योंकि वो किसी ऐब और बुराई के बगैर होता है। लेकिन एक इंसान जो कि इम्परफेक्ट है, जिसमें खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं, उसमें डिफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसके साथ लव या इश्क करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ये याद रहे कि हर इंसान ये जानता है कि उसमें कौन सी खासियत काबिल मोहब्बत और लविंग है। लव के अलावा विजडम नहीं हो सकती। जब तक हम गॉड्स क्रिएशन यानी इंसानों से मोहब्बत करना नहीं सीखते, तो हम लव यानी मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं सीख सकते और ना ही खुदा को अच्छे से जान सकते हैं। उसका मतलब और मफ़हूम ये है कि जब तक हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना नहीं सीखते, तब तक खुदा को हकीकी मायनों में नहीं जान सकते और ना ही उसे इश्क़ हकीकी का दावा कर सकते हैं। रूल नंबर 16 के अंदर ये समझा गया कि असल अकीदा या अपना का असल फेथ इंसान के अंदर मौजूद होता है और बाकी सब फ़ानी है, यानी फेथ के अलावा बाकी सब कुछ यूज़लेस है। इंसान की खसलत में सिर्फ एक तरह की गिर्द यानी डर्ट ऐसी होती है कि जो किसी भी प्योर वाटर से वाश आउट नहीं हो सकती, और वो स्टेन है, नफ़रत यानी हकारत, हेटर्ड, इंसान की रूह को स्पॉइल और कंटामिनेट कर देती है। इस तरह के इंसान अपनी रूह और जिस्म को इबादत और फास्टिंग से प्योरीफाई कर सकते हैं, जबकि हार्ट को प्योरिटी के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मतलब यह कि नफ़रत से भरे हुए दिलों और रूहों को लव और इबादत की ज़रूरत होती है, जो कि प्योरीफाइंग एजेंट्स का काम करते हैं। रूल नंबर 17 में ये डिस्कस किया गया है कि अल्लाह ने एक इंसान के अंदर पूरी यूनिवर्स को कंटेन कर रखा है। हर एक चीज़ जो हम अपने इर्द गिर्द माहौल में देखते हैं, चाहे वो चीज़ हमें नापसंद हो या कुछ लोग हमें अच्छे ना हो, वो हर चीज़ क्वालिटी में क्या होते हैं कि एक डिफरेंट फॉर्म और वैरायटी में मौजूद होते हैं। इसलिए शैतान को हमेशा आउटसाइड तलाश नहीं करना चाहिए। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि बुराई हमेशा बाहर ही नहीं होती, बल्कि इंसान के अंदर भी होती है। डेविल फोर्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स नहीं होती। हर इंसान की इंटरनल वॉइस पर होनेस्टी और हार्डनेस से जो गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इंसान की अंदरूनी बड़ी ताकतें उस बुराई पर काबज़ हैं, फोर्स करती हैं। इसका मतलब ये होगा इंसान को दूसरों में या अपने माहौल में फॉल्ट्स और नुक्स निकालने के बजाय थोड़ी सी मेहनत करके अपनी अंदरूनी खसूसियात पर गौर करना चाहिए और इस तरह बुराई का खात्मा किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 18, बाकी असूलों की तरह शम्स ने इस जगह पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के एक तरीका बताया है कि अगर आप दूसरों को अपने साथ भी दूसरों के साथ अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, तो पहले हमें ख़ुद को ट्रीट करने के तरीके को चेंज करना चाहिए, यानी ख़ुद पे वर्क करना चाहिए।
ये काम इंसान को मुकम्मल सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए। जब इंसान खुद को ट्रीट करने के तरीक़ों को बेहतर बनाएगा तो उसे चाहे कि अपने रास्ते में आने वाले हर रुकावट, हर पत्थर का थैंकफुल होना चाहिए। रुकावटों और थॉर्न्स का मतलब ये होता है कि बहुत जल्द आप पर एक ब्लेसिंग और कम्फर्ट्स आने वाले हैं। मतलब ये कि अगर इंसान कांटों और रुकावटों से गुजर कर खुद शनास हो जाए तो उसे अल्लाह की तरफ से सानिया और ब्लेसिंग्स अता की जाती हैं। ये कहते हैं ना कि इंसान को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, वो खुद अर्न करता है, वो खुद सीखता है थ्रू हार्डशिप, और ज़िंदगी जो सिखाती है वही सबसे ज़्यादा अच्छा सिखाने वाली है। उसके बाद रूल नंबर 19, मोहब्बत के इस असूल में बताया गया कि हमें इस बात पर परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही एंक्शियस होना चाहिए कि रास्ता हमें कहाँ लेकर जा रहा है। इसकी बजाय हमें अपने फर्स्ट स्टेप या इनिशिएटिव पर कंसंट्रेट करना चाहिए, और यही काम ज़िंदगी का सबसे हार्डेस्ट वर्क है। इस चीज़ का हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। जब आप एक दफ़ा हम ये इनिशिएटिव स्टेप्स ले लें तो हमें चाहिए कि नेचुरली जैसा सब चल रहा है उसको फॉलो किया जाए। मतलब ये कि हमें अपने इनिशिएटिव को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के बारे में हमसे हिसाब ले जाएगा। बाकी जैसा नेचर सब हो रहा है हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, और ये एक सूफ़ी और रियल मैन की अलामत होती है। इसलिए कहते हैं कि फ़्लो का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहिए। डोंट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो। लाइक हम दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना एक पाथ बनाना चाहिए, एक रियलिटी की तरफ जाना चाहिए, एक अपना एक वे ऑफ स्टाइल बनाना चाहिए। उसके बाद जो रोल नंबर 20, ये बात सच है कि हम सब एक ज़ात ने, कि हम सबको क्या गया है कि ज़ात ने गिर गया है, और यूँ कहा जा सकता है कि एक ही इमेज में हमें बनाया गया है, लेकिन हर इंसान और क्रिएशन को डिफरेंट और यूनिक बनाया गया है। कोई भी दो इंसान एक जैसा नहीं होते, इवन कि किसी इंसान की हार्ट बीट दूसरे इंसान से नहीं मिलती। अगर खुदा सबको सेम बनाना चाहता तो वो बना सकता था। देयरफॉर खुदा के बनाए हुए इम्तियाज़ या डिफरेंस को डिसरिस्पेक्ट करना या किसी असल्ट करना या किसी पर अपनी थॉट को इम्पोज करना एक ऐसा ही है कि हम खुदा को इस मुक़द्दस स्कीम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कि अल्लाह ने हर एक को दूसरे से डिफरेंट बनाया है, और हमें अल्लाह की इस तकसीम को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर इंसान के दिल से तज़ीम करनी चाहिए। ये सोच कर करनी चाहिए कि इसे इसे क्या किया कि गॉड ने तख्लीक किया है, और हमें इसके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके बाद रूल नंबर 21, जब एक खुदा से मोहब्बत करने वाला इंसान किसी टैवर्न या जगह पर जाता है तो वो वही जगह उसके लिए क्या बन जाती है, एक प्रेयर बन जाती है, प्रेयर की जगह बन जाती है। और जब कोई शराबी इंसान उस जगह पे जाता है तो वो उसके लिए क्या, उसका चैम्बर बन जाती है, जहाँ पे वो अपना शराब वगैरह पीता है। जगह तो वो वही होती है, लेकिन लोग जाने से जगह बदल जाती है। हमारे अमाल और दिल भी एक ऐसी चीज़ है जो डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, ना कि हमारी सूरत को। एक सूफ़ी और बुज़ुर्ग किसी इंसान को उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर जज नहीं करते, बल्कि जब वो किसी को देखते हैं तो दोनों की आइज़ को जो अपनी दोनों आइज़ हैं उनको क्लोज़ कर लेते हैं और अपनी थर्ड आई यानी आई ऑफ विजडम को ओपन करते हैं। ये आँख वो होती है जो किसी इंसान के असल और रियल इनर सेल्फ को देखने में हेल्प करती है, और ये तीसरी आँख किसी दरवेश और सूफ़ी को ही मिलती है। उसके बाद रूल नंबर 22, इस रूल को भी एलिफ शफ़क़ ने अपने अल्फाज में इस तरह लिखा है कि ये लाइफ एक टेम्परेरी लोन है, और इस तरह ये वर्ल्ड भी सिर्फ एक स्केच इमेज है जो कि रियलिटी को प्रेजेंट करती है। इसकी मिसाल इस तरह दी गई है कि बच्चा किसी टॉय और खिलौने को रियल समझकर उसके साथ खेलते हैं, और जब वो इससे बोर हो जाते हैं तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुली उसे ब्रेक कर देते हैं और उसे फेंक देते हैं। इस ज़िंदगी में हमें इन तमाम एक्सट्रीमिटीज़ यानी टॉयज़ उदो नुमाइश से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्डली थिंग्स किसी इंसान की इनर बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक सूफ़ी कभी भी इन एक्सट्रीमीज़ की तरफ नहीं जाते। फिर क्या करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं कि मेल्ट और यानी योगा वगैरह करते रहते हैं और मिडिल लाइफ गुजारते हैं, और प्रेजेंटेबल चीज़ों से दूर रहते हैं। वो चीज़ें जो उन्हें आसाइश और जो अपनी तरफ रुझाती हैं और जो चीज़ें उन्हें आसाइश मुहैया करती हैं, वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। वो हर्डल्स की तरफ जाते हैं और अपने जो नफ्स है उस पर काबू रखते हैं, और वो गॉड की तरफ, इसलिए गॉड की उन पे जो हैं ब्लेसिंग्स होती हैं। उसके बाद रूल नंबर 23 में ये बताया गया कि खुदा की तमाम तख्लीक़ात यानी क्रिएशंस में ह्यूमन बीइंग्स एक अलग जगह है।
हम में से हर कोई खुदा की डेलीगेशन के लिए अर्थ पर भेजा गया है। हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि हम क्यों अशरफुल मखलूक़ात हैं, और क्या हम अशरफुल मखलूक़ात हैं? हम किस तरह बिहेव करते हैं? अगर हम इस सवाल के जवाब को डिस्कवर कर लें तो हम अपने अंदर की डिवाइन स्पिरिट को ज़िंदा कर लेंगे और इसके साथ ज़िंदा रहने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रूल में हेल और हेवन के बारे में बताया गया। जन्नत और जहन्नम यहीं पर इस दुनिया में मौजूद हैं। इवन ये कि हम अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आखिरत में मिलने वाले हेल और हेवन को छोड़कर अपना सफ़र सही रास्ते पर जारी रखना चाहिए। जितनी दफ़ा हमें मोहब्बत का एहसास होता है उतनी दफ़ा यही हमें ऐसा लगता है कि हम जन्नत को महसूस कर सकते हैं, और जितनी दफ़ा हम किसी से नफ़रत और एनवी को महसूस करते हैं इतनी दफ़ा हम फायर्स ऑफ हेल को फील करते हैं। मतलब ये कि इंसान मोहब्बत और इश्क से जन्नत के एहसास को अपने अंदर महसूस कर सकता है, जबकि नफ़रत और हकारत के एहसास की वजह से जहन्नम की आग को अपने अंदर उतार लेते हैं। इसलिए मोहब्बत के करीब रहकर हम इस दुनिया में जन्नत को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 25, हर कुरान पढ़ने वाले में डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुरान को मुख्तलिफ लेवल्स में कंपेयर किया करता है। अंदरूनी नज़र सोच यानी इनसाइट के 4 लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल उसके आउटर मीनिंग्स, मतलब हमें यही वो लेवल है जहाँ हर एक पर्सन कुरान को अंडरस्टैंड करता है और उसको इजीली समझ आता है। नेक्स्ट लेवल वो है जहाँ उसे बातन, जिसे बातन कहते हैं, यानी इनर लेवल। थर्ड लेवल इसमें बातन के अंदर एक और मतलब है यानी इनर मीनिंग्स होता है। और लास्ट वन लेवल इसका कदर डेप्थ होता है कि इस वर्ड्स में एक्सप्लेन करना नहीं किया जा सकता, और इसलिए इसे इनडिस्क्राइबेबल लेवल कहते हैं, जो कि आम इंसान की सोच और समझ से बालातर होता है। रूल नंबर 26, ये सारी कायनात एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग वेब के साथ कनेक्टेड है। हर इंसान और हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे हमें इसका इल्म हो या ना हो। हम सब एक दूसरे के साथ साइलेंट कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, पेशेंस और कंपैशन का मुजाहरा करें और किसी की बैक बाइटिंग ना करें। इवन कि किसी के बारे में इनोसेंट रिमार्क भी ना दें। हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज वैनिश नहीं होते यानी ख़त्म नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की बनाई गई किसी इनफाइनाइट स्पेस में स्टोर हो रहे होते हैं, और ये वर्ड्स बोलने वालों के ऊपर पलटकर वापस ज़रूर आते हैं। एक इंसान की पेन की वजह से हमें दुखी होना चाहिए और किसी की खुशी हैप्पीनेस में उसको हैप्पी होना चाहिए, और यही इंसानियत की फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट दलील यानी प्रैक्टिस है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 27, उसमें शम्स ने बताया कि जो कुछ भी हम बोलते हैं चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, किसी ना किसी तरह हम पर वापस ज़रूर आता है। इसलिए अगर कोई आपके बारे में बुरे ख्यालात रखता है और आपको ये बात मालूम हो तो इस इंसान के आगे से उसकी सिमिलरिटी यानी बुरी बातें कहना और बुरे ख्याल रखना सिर्फ मामलात को वर्स कर सकता है। इस तरह हमारे अंदर बुरी एनर्जी लॉक हो जाती है। इससे बचने के लिए सिर्फ 40 डेज़ के लिए इंसान के बारे में अच्छी बातों को सोचें और गलत ख्यालात और नफ़रत में सोचने से दूर रहें। तो आप नोट करेंगे कि 40 दिन के अंदर आप क्या होंगे, आप अपने आप को डिफरेंट महसूस करेंगे क्योंकि आप अंदर से बदल चुके होंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 28 के में शम्स ने बताया कि इंसान का माजी एक इंटरप्रिटेशन है और इसका फ्यूचर सिर्फ एक इल्यूजन है, और ये वर्ल्ड पास्ट और फ्यूचर के दरमियान प्रोसीड करने वाली एक लाइन के सिवा और कुछ नहीं है। इंस्टेड वक्त के बिना किसी के इंतज़ार के बगैर वक्त जो है वो चलता रहता है और हमारे साथ मूव ऑन करता रहता है। इंटर्निटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास इनफाइनाइट टाइम है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंटर्निटी टाइमलेसनेस अगर आप इंटरनल और इल्यूमिनेशंस को फाइंड करना चाहते हैं तो अपने पास्ट और फ्यूचर को अपने माइंड से बाहर निकालना होगा और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस सूरत में हम इंटर्निटी को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल में डेस्टिनी के बारे में बताया गया है, यानी डेस्टिनी यानी किस्मत का ये मतलब नहीं है कि आपकी तकदीर को पहले से ही प्री डिटरमिनेट कर दिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि फेट यानी किस्मत पर सब कुछ छोड़ देना और इस यूनिवर्स में ज़िंदा रहने के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन ना करना इस बात की निशानी है कि आप इग्नोरेंस की तरफ जा रहे हैं। म्यूज़िक ऑफ यूनिवर्स को डिफरेंट 40 लेवल पर कंपोज किया गया है। हमारी डेस्टिनी वो लेवल होता है जिस पर हम अपने टोन के अपने हिसाब से प्ले करते हैं। हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स तो चेंज नहीं कर सकते, मगर इनको अच्छे से प्ले करना
और अपने हाथों से इनको यूज़ करना, ये हमें पता होता है। मतलब ये कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, उसके लिए उसे कॉन्टिन्यूअस कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि म्यूज़िक ऑफ यूनिवर्स को प्ले करना इंसान के अपने हाथ में होता है। बाद जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 30, उसमें ये बताया गया कि एक ट्रू सूफ़ी की निशानी ये है कि अगर उसे अपने ऊपर कोई क्रिटिक्स या कोई गलत इल्ज़ामात लगाए जाएं या अटैक किया जाए तो उसे हर तरफ से बुरी तरह से कंडेम किया जाए, तब वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की पेशेंटली को बर्दाश्त करता है और अपने क्या करता है कि सब कुछ बड़े पेशेंस के साथ वो बर्दाश्त करता है और अपने क्रिटिक के बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलते। एक सूफ़ी कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करता। उसका मतलब ये है कि अगर एक जगह पर सिर्फ अपने यानी सेल्फ मौजूद हो तो वहाँ कोई दूसरा अदर या ओपोनेंट्स कैसे फिट हो सकते हैं। जहाँ पर एक अकेला शख्स हो वहाँ कोई ब्लेम और अक्यूज़ कैसे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल में ये बताया गया कि इस असूल में ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको अंदर से पुरअज़म और नरम एक सॉफ्टन होना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने फेथ को पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है कि लेदर की तरह और क्या करना है कि सॉफ्ट होना पड़ेगा। ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात जैसा कि इलनेस, फाइट, लॉस, एक्सीडेंट या कोई तरीका जिसको हम फेस करते हैं, तो सब कुछ हमें सेल्फिश और जजमेंटल बनने की बजाय क्या करना चाहिए, कंपैशनेट और जेनरस बनाते हैं। इसलिए हम में कुछ लोग इन हार्डशिप को फेस करने के बाद क्या करते हैं, लर्न करते हैं और मोतदल यानी कि मिडलर हो जाते हैं, जब कुछ लोग इनको फेस करने के बाद पहले से भी ज़्यादा हार्ड और हेटर हो बन जाते हैं और बहुत ही कुछ लोग नरम हो जाते हैं और कुछ लोग सख्त बन जाते हैं। तो ये अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन ये समझाने की कोशिश की गई है कि आपको क्या करना है, अपने अंदर सॉफ्टनर बनना है। रूल नंबर 32, इसमें शम्स तबरेज़ ने अपने इस असूल में खुदा की अज़मत और उसका इंसान के साथ रिश्ते को बयान फरमाया है। कहते हैं कि कोई भी शख्स, चाहे वो आलम दीन हो, इमाम हो या फिर कोई और मॉरल और रिलीजियस लीडर हो, वो खुदा और इंसान के रिश्ते के दरमियान नहीं आ सकता, और ना ही कोई स्पिरिचुअल मास्टर और ना ही इंसान का अपना अक़ीदा अपनी वैल्यूज़ और रूल्स पर बिलीव जो है वो हावी हो सकता है। बिलीव रखें और इनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आप दूसरे लोगों का दिल दुखाकर इबादत करते हैं या कोई और रिलीजियस ड्यूटी पूरी करते हैं तो वो इबादत जो है आपने की, वो किसी काम की नहीं है। हर तरह के बुरे काम और आइडल्ट्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके विजन को ब्लर करते हैं। सिर्फ गॉड को अपना गाइड और रहनुमा मुकर्रर करना चाहिए और शिर्क को इख्तियार नहीं करना चाहिए। हमेशा सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन याद रखें कि अपने इस सच बोलने को फैटिश नहीं बनाना चाहिए। मीन्स अपने सच बोलने की आदत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 33, इसमें इस दौर में जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ किसी न किसी को हासिल करना चाहता है, तो हमें चाहिए कि इन सब को छोड़ दें और हमारा एम सिर्फ़ और सिर्फ नथिंगनेस होना चाहिए। इस लाइफ के जो ज़ेरो ज़बर यानी जो हल्के और लाइट और हल्के तरीके से गुजारनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा चाहत नहीं रखनी चाहिए। बाहरी खूबसूरती नहीं बल्कि अंदरूनी खालीपन हमें सीधी राह पर चलाता है। बिल्कुल इसी तरह किसी को अचीव करने की एस्पायर नहीं बल्कि नथिंगनेस का गोल हमें आगे बढ़ने और अपना सफ़र जारी रखने में मदद देता है। नेक्स्ट रूल नंबर 34, सबमिशन या मानना, तस्लीम करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर और पैसिव हैं, और ना ही इसका मतलब ये है कि हम तकदीर का लिखा समझकर सरेंडर कर रहे हैं। ट्रू पावर जो है वो हमें हमारे अंदर से आती है और हमें किसी चीज़ को सबमिट करते हैं। और जो लोग इस लाइफ के एसेंस को आसानी से सबमिट कर लेते हैं तो वो क्या होते हैं, वो पीसर अमन से रहते हैं, जबकि बाकी दुनिया ट्रबल और मुश्किलात का शिकार हो जाती है। रूल नंबर 35, इसमें दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हमें सिमिलैरिटीज़ रेगुलरिटीज़ फोकस नहीं करते बल्कि एक दूसरे के साथ
और कैसे रहना है। एक दूसरे के बल्कि एक दूसरे की सख्त मुखालफत ही हमें एक दूसरे के आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। और हर अपोजिट इस कायनात में सब में और हर किसी में मौजूद होती है अपोजिशन। इसलिए एक इंसान जो कि बिलीवर अपने अंदर मौजूद अनबिलीवर से मिलता है, फिर एक दिन वो आता है जब इंसान अपने असल को पहचान कर इंसान कामल की स्टेज पर पहुंचता है। तो वहाँ फेथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी अपोजिट और डिसबिलीफ को चेंज करने के लिए ज़रूरी होता है। इस रूल में ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये दुनिया म्यूचुअल कॉरस्पॉन्डिंग के साथ बिल्डअप की गई है। इस दुनिया में ना ही कोई अच्छाई और ना ही बुराई अनरेसिप्रोकेटेड है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे के लिए कोई ट्रैप या जाल तैयार करता है तो याद रखे जो खुदा है वो सबसे बड़ा प्लॉटर है। यानी वो सब खुदा से बड़ा कोई भी जो प्लान करने वाला या जाल बनाने वाला नहीं है, वो हर चीज़ को तरतीब देने वाला है। इवन कि कोई लीफ भी खुदा की इजाज़त के बगैर मूव नहीं कर सकता। इस चीज़ पर फुल बिलीफ होना चाहिए कि जो कुछ भी गॉड करता है वो बहुत ही खूबसूरती से अंजाम पाता है। सो अल्लाह के कामों पर इत्मीनान और यकीन के साथ अमल करना ही इंसानियत है। जो कोई दूसरा एक बंदा दूसरे के लिए जाल तैयार करता है तो खुद भी उसी जाल में आ गिरता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 37। इस रूल में गॉड की तारीफ कुछ इस अंदाज में से बयान की गया कि अल्लाह एक बहुत ही रहमदिल और मेटलिसियस यानी केयरफुल है और वो अपने इस खासियत के साथ इस कायनात को चला रहा है। और ये चीज़ काबिल सताइश एप्रिसिएटेबल है। हर चीज़ कायनात में अपने वक्त पर तय पाती है, ना एक मिनट जल्दी और ना एक मिनट लेट। और हर किसी के लिए वक्त एक सीक्वेंस के साथ चलता है, यानी वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। और हर किसी के लिए मोहब्बत का और डेथ का वक्त जो है वो मुतय्यन है, यानी फिक्स्ड है। नेक्स्ट रूल नंबर 38। इस रूल में हमें ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की जा रही है कि खुद से ये सवाल पूछने में कभी कभी हेजिटेशन फील ना करें कि जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं उसे चेंज करने के लिए रेडी हैं। और ये बात पीटिएबल है कि आपका कोई एक दिन भी गुजरे हुए दिन से सिमिलैरिटी रखता हो। हर मोमेंट और ब्रीथ न्यू के साथ हर इंसान रीन्यूड होता जा रहा है। ज़िंदगी में दोबारा से ज़िंदा होने के लिए डेथ से पहले मरना पड़ता है। मतलब ये कि हर लम्हा होने वाले रीइन्वेंशन के साथ हमें अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पिछले गुजरे हुए लम्हे में स्टक होकर ना रह जाएं। उसके बाद सेकंड लास्ट रूल नंबर 39। अगर किसी चीज़ का एक पार्ट चेंज किया जाए तो उसका रिमेनिंग हिस्सा सेम रहेगा। मसलन अगर इस दुनिया से अगर कोई थीफ मर जाता है तो नया पैदा हो जाता है। इसी तरह हर डिसेंट पर्सन एक दूसरे डिसेंट पर्सन से एक्सचेंज हो जाता है। नंबर 39 सेकंड लास्ट रूल। अगर किसी चीज़ का एक पार्ट चेंज किया जाए तो उसका रिमेनिंग हिस्सा सेम रहेगा। मसलन अगर दुनिया से अगर कोई एक थीफ मर जाता है तो नया पैदा हो जाएगा। इस तरह हर डिसेंट पर्सन एक दूसरे डिसेंट पर्सन से एक्सचेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक असल में कुछ भी मुकम्मल तौर पर सेम नहीं रहता, इतना कुछ भी मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं होता। इस तरह अगर कोई सूफ़ी कहीं मर जाए तो अल्लाह किसी और को किसी और जगह पैदा फरमा देता है। उसके बाद जो लास्ट रूल है, रूल नंबर 40, मोहब्बत के 40 रूल में ये बन गया कि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अपने आप से कभी ये ना पूछो कि आपको किस तरह का लव चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मटेरियलिस्टिक, ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, डिवाइन हो या आर्टिफिशियल हो। डेविस्टोन से सिर्फ मज़ीद डिविजन्स होती हैं। लव का ना कोई लेबल होता है और ना ही कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। ये जो भी हो, जैसा भी हो, प्योर होता है और सिंपल होता है। लव ज़िंदगी में वाटर की तरह होता है और एक लव फायर की सोल की तरह होता है। यूनिवर्स इस वक्त तक डिफरेंट एक्ट करती है जब फायर को वाटर से मोहब्बत हो जाती है। तो ये 40वां रूल था जो कि जो शम्स था उसने 37 रूल्स बताए थे बाकी इस नावल के अंदर, और बाकी 2 रूल्स हमें रूमी के ज़रिए और एक रूल एला के ज़रिए पता चलता है। तो ये 40 असूल थे जो शम्स ने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस किए और फिर इसे रूमी तक डिलीवर किया, और जो कि प्योर लव पे बेस करते थे। आज की इस वीडियो में हमने तमाम 40 रूल्स को देखा और इसके थीम्स को देखे। ये नावल जो है 2 मुख्तलिफ़ कल्चर्स और 2 डिफरेंट सेंचुरी से बिलोंग करता है, जिसमें एक तरफ 13 सेंचुरी की शम्स और रूमी की स्टोरी को बयान किया गया और दूसरी तरफ 21st सेंचुरी की स्टोरी अल्लाह और अजीज़ की लव स्टोरी है।
ये एक प्योरिटी और विजडम से भरपूर नावल है। इसमें ह्यूमैनिटी को मुख्तलिफ क्लासेस रेसिस से हट कर एक्सप्लेन किया गया है। इसमें लव को इस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि लव एक ऐसा जज्बा है जो कि तमाम बैरियर्स को तोड़ कर एक दूसरे के मिस्टिकल और स्पिरिचुअल अफेक्शन पर जो है अफेक्शन पर कन्वीनियंस है यानी हावी है। इस नावल में दोनों स्टोरीज़ में ह्यूमन एफिलिएशन और लव के लिए एसोसिएशन को डिपिक्ट किया गया है। तो हमने इसकी ओवरऑल समरी और ब्रीफ कैरेक्टर स्केच, थीम्स, एनालिसिस और 40 के 40 रूल्स जो शम्स ने रूमी को बताए थे, एक्सप्लेन किए थे, वो पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।